हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस अमेजिंग बैच लक्ष्य जेई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बैच से बहुत बहुत प्यार है हमें, ठीक है। टीरू लव, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है जी, ठीक है, आप सभी लोगों का। ठीक है, बहुत बहुत गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए प्लीज। एक छोटी सी जनहित में जानकारी कि गर्मी बहुत है, अननेसेसरली बाहर ना निकले। बाहर निकले तो अपने आप को ढक के कवर करके, जैसे लड़कियां निकलती है ना स्कूटी पर, वैसे बन के निकले, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीते रहें और आगे बढ़ते रहें प्लीज। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार लव यू लिखकर भेजेंगे, ताकि मुझे, काफी दिन हो गए, लव खत्म हो गया तुम लोगों को लग रहा है। भेजो ताकि मुझे पता चले। हाँ भाई, हाँ आ जाओ। सर वॉच कहां है? ये कैसी बात हुई भाई? क्यों, मैं इसको टेबल पे उतार के नहीं रख सकता? गजब। चलिए सर, आज लेक्चर नंबर कौन सा है? तेरा होने लगा हूं। ये तेरा होने लगा हूं थोड़ा कम समझ में आया मुझे, आया ना। आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस ऑन, पिछली क्लास में आपने जो देखा था वो तो पता ही है। आज हम एफपीएफ और जीआईएफ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंघम फंक्शन, ये बेटा ये सिंघम फंक्शन है, समझ में आया? हाँ, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनकी हम बातें करने वाले हैं। मैंने पूछा लास्ट क्लास में आपने क्या देखा, तो सर लास्ट क्लास में हमने विकास और अपूर्वा की कहानी देखी, और वो कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी उम्र से बाहर जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, और किसी के लिए भी अपने मेहनत को कम और अपने गोल से भटकना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लुभावने ऑफर्स, बहुत सारे लुभावने मोड आपकी जिंदगी में आएंगे। एक ट्रू एस्पिरेंट या मैच्योर एस्पिरेंट वही है जो सही और गलत में फैसला कर सके कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये गलत जा रहा है भाई, ठीक है। आप अगर इतने मैच्योर, इसी वजह से तो समझ में, ये तैयारी डिफिकल्ट होने का एक कारण ये भी तो है कि हम में लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, कि हम सही और गलत में पता ही नहीं कर पाते। जो हमारे सामने आया जा रहा है, जो हमारे साथ बीत रहा है, हम उसे ही सही मान लेते हैं। यस और नो? ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एफपीएफ। एफपीएफ कौन सा फंक्शन होता है, जल्दी से बताइएगा प्लीज। सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। डोमेन की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू r, और अगर हम रेंज की बात करें तो सर रेंज ये क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 ओपन, ठीक है। हाँ है ना? अब बिल्कुल सामने देखिए प्लीज, ठीक है। लेक्चर थोड़ा इंटेंस रहने वाला है। व्हेन आई से इंटेंस डजंट मीन कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है, आप सामने देखते रहे। ग्राफ ऐसा होता है सर, ऑब्वियसली याद रखना है। आपने बोला था ग्राफ का एक इनसाइक्लोपीडिया बनाए रखो। जितने जितने ग्राफ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। है ना? अब इसके बाद में आ जाइए प्रॉपर्टीज। सर ये तो बहुत ही सिंपल सी रेंज वाली प्रॉपर्टी लिखी है आपने। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर फंसा हो तो आप उसको गायब ही कर दो। समझ में है? उसको आप क्या कर दो? गायब ही कर दो, ठीक है। हाँ है ना? x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को जोड़ो। अगर ये इंटीजर है तो ऑब्वियसली सर ये भी 0, ये भी 0, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो दोनों का सम आएगा 1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर अल्फा, जहां पर अल्फा जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं दैट इज अल्फा प्लस n, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं जी। चलिए, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताया था, तो उस ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट क्लास के बाद में कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको किसी इक्वेशन को fx बराबर gx, मतलब दोनों तरफ x की टर्म्स है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो क्या बोला जाता है? स्टेप्स क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर fx। लेफ्ट हैंड साइड को y के बराबर रखो, राइट हैंड साइड को y के बराबर रखो, और सेम एक्सिस पर प्लॉट कर दो। सेम एक्सिस मतलब दोनों ग्राफ को एक ही जगह प्लॉट कर दो। नाउ कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI कैलकुलेट करो। जितने उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे।
कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन ना पूछ के वो हमसे सॉल्यूशन ही पूछ लेता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सॉल्यूशन की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की, वो बताओ। तो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? एसएमजे लिखकर भेजना कि सर ये ग्राफिकल स्टेप्स हमें क्लियर है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, और हमने लास्ट क्लास में पैरेलल में लिख लिया था वन एंड द सेम थिंग, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट इज सेम कॉन्सेप्ट से हम ग्राफिकली इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर देते हैं, इस पे भी आज हम सवाल करेंगे। सीएलआर लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना? आज हम इस ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से, मैं लिखवा देता हूं सवाल, आज आपको करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। मान लो एक इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। पहला स्टेप सेम है, y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स का ग्राफ आप सेम एक्सिस पे ड्रॉ कर लो। उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन वो है द पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का उतना पोर्शन जिसके लिए एफ एक्स का ग्राफ, फॉर विच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स लाइज अबव ग्राफ ऑफ जी एक्स। मतलब मान लो आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लिया, ये एफ एक्स का ग्राफ है ना, और ये मान लेते हैं सर जी एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना? ये आपके पास में किसका ग्राफ है? जी एक्स का ग्राफ है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आ रहा है अल्फा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है बीटा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है गामा। आपने दोनों ग्राफ को एक ही एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। उसके बाद में ये इनइक्वालिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है? लॉजिकली सोच के देखो कि एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से कब ऊपर है, कब बड़ा है, मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कब ऊपर है। तो वो बोल रहा है कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का वो वाला पोर्शन जब एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर लाई करे। तो एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से इतनी देर के लिए ऊपर लाई कर रहा है और इतनी देर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे सर, एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन? अल्फा से लेकर बीटा और गामा से लेकर इंफिनिटी, है ना? अब अगर यहां इक्वालिटी लगी है तो मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो यहां पर भी डार्क सर्कल, यहां पर भी डार्क सर्कल, यहां पर भी डार्क सर्कल। यहां अगर इक्वालिटी नहीं होती तो इन सभी जगह होलो सर्कल आ जाता। तो आप सॉल्यूशन क्या बोलोगे? अल्फा से लेकर बीटा क्लोज यूनियन गामा से इंफिनिटी, इस तरीके से। कोई दिक्कत है किसी को? ये वाली चीज बहुत काम आती है किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करने पर। अगर मैं आपको एक हिंट दूं, सर ये इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, मैंने कहा डोमेन निकाल। सर क्या ढंग से बोलो, खुल के, हम ही बता रहे हो, ये सीक्रेटिव क्या पढ़ा रहे हो? अरे मैंने कहा डोमेन वाले सवालों में देखता जा भाई। क्या आपको इतना समझ में आया? एसएमजे लगा दीजिए, झड़ी बहुत तेज। डीएनए अबे क्या है डीएनए? हाँ समझ में आएगा नहीं समझ में? ये जो बीच में चलते चलते, हाँ ये जो बीच में चलते चलते कोई आपको ऐसे दिखे ना, किसी का नाम और उसके आगे कुछ समझ लेना ये सारे लॉलीपॉप बॉयज है। समझ में आया? आपको देखा होगा ना स्कूल में और कहीं पे आपने देखा होगा इस वैरायटी को, आपने नोटिस भी किया होगा, और तुम में से तो कुछ उस वैरायटी के होंगे भी। बाकी लोग सामने ट्रू फॉल्स जज करिए प्लीज। लॉलीपॉप बॉयज कौन से होते हैं? जो अपने हिसाब से तो मतलब जब वो कॉरिडोर में चल रहे हैं तो मतलब लड़कियां अंदर ही अंदर ऐसे पिघल जा रही हैं, और मतलब वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब टीचर भी उनको देखकर कि भाई साहब क्या लड़का है। लॉलीपॉप बॉयज ऐसे होते हैं, अपने आप को मतलब हीरो अपने दिमाग में। उनसे आप उनकी बात करोगे ना, उनसे उनका ही नाम पूछ लोगे कि ये कौन है, तो वो कहीं ना कहीं का शहंशाह बता देगा उसको। और दुनिया के रिस्पेक्ट में लोग उसको इसलिए देखते हैं, जैसे कई बार होता है ना, मान लो आप कॉरिडोर से निकलो, आप सब आपको देख रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो बड़ा अजीब लग रहा है। वो लोगों के क्या जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो इसको इसलिए देखते चलो थोड़ी देर एंटरटेनमेंट ही हो जाए। और उस बेचारे लॉलीपॉप बॉयज को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मेरे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं ही आज तो लग रहा है सिकंदर लग रहा हूं, एकदम खतरनाक हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे यहां पर कमेंट सेक्शन में भी आपको लॉलीपॉप बॉयज मिल जाएंगे, ठीक है? ट्रू। अच्छा इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हो क्या? अरे भाई ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले वाला, अरे लोल वोल कुछ नहीं होता, खुल के ऐसा करो, काहेगा लोल किसी से लोन लेके ऐसा नहीं होगा, लोल गजब ऐसे ऐसा करो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो बोल रहा है नेगेटिव साइन हमेशा ऐसे बाहर आएगा। सर गलत बोल रहा है वो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि आपको पूरी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए ना। ये और ये, इसका सम एक बार 0 और एक बार -1 आता है। भैया बोल रहे हैं कि इसका सम हमेशा -1 आएगा, तभी उसने ऐसा लिख दिया x बिलोंग्स टू r के लिए। फॉल्स,
रियल नंबर में से अगर इंटीजर हटा दें, मतलब x जो है वो इंटीजर नहीं है, तब ये बात सत्य लिखी हुई है। समझ में आया? पहले वाला फॉल्स, दूसरे वाला ट्रू, याद है ना? क्योंकि जब हमने ये पढ़ी है सर ये वाली प्रॉपर्टी, अभी तो पढ़ा के हटा था भाई, बराबर 1, जब x इंटीजर ना हो तो इन दोनों का सम 1 आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सत्य वचन टीरू। इक्वेशन दिस और अल्फा अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है, ऑलवेज एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिल्कुल सत्य वचन सर। डोमेन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लो भैया जल्दी जल्दी, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। इसकी डोमेन बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, जरा बोलना ऑप्शन डी ट्रू है कि फॉल्स है, टी और एफ में से बताओ। तो एक बच्चे ने ऐसे सोचा कि हां सर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आप चाहे कुछ भी रखो, इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। तो मैंने कहा कर दी ना गड़बड़, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तुम तो आइडेंटिटी बना या फिर रूल लगाओ ना डोमेन निकालने के, ट्रू ट्रू लिखे जा रहे हो। डोमेन का रूल बोलता है कि 1 अपॉन रूट के अंदर है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसी बात को और करके आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है। इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल डोमेन आएगी सर वो इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंटीजर ले लिया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। यहां आ जाइए भैया, ये क्या लिख दिया सर? ये फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमें प्रॉपर्टी पता है जहां पर भी फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसकी जगह x लिख सकते हो। तो ये हो गया सर पूरा का पूरा x के बराबर। अब अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी है तो x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगले वाला 7.28 माइनस 0.81 का फ्रैक्शनल पार्ट इसके बराबर होता है। तो सर बहुत सिंपल सी कहानी है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैसे भाई? क्योंकि आपने क्या किया होगा, इसमें से ऐसे लिखा होगा इसको, और फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, तो आप उसको गायब कर सकते हो और इसको ऐसा लिख सकते हो। अगला भी ट्रू, ठीक है। यहां आ जाइए प्लीज, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, इसकी डोमेन आपसे पूछने के लिए बोली है। 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, इसकी डोमेन। तो सर एक्स चाहे कुछ भी हो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे अगर मैं रूल से जाऊं तो मैं यही बोलूंगा ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बेचारा वैसे ही कभी 1 नहीं होता, 1 से छोटा ही होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप कोई सा भी एक्स रख लो, ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से छोटी आएगी, तो डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा नहीं, ठीक है। क्या सारे एकदम क्लियर है आपके? हाँ है ना? ईमानदारी से बताएगा क्या ट्रू फॉल्स आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? यस सर, ठीक है, हाँ है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल जो कि 2 दिन से होमवर्क है, 30 सेकेंड। CLRMDH, बहुत बढ़िया। SMJ वाला जो बटन है ना उस पर क्लिक कर सकते हैं आप, कुछ पैसे नहीं खर्च होंगे आपके। यस सर, चलिए। सेट A एंड B डिनोट्स, बहुत बढ़िया। बस यहां पर ध्यान रखना ये जो सिंबल है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्मॉलेस्ट इंटीजर को, ठीक है। इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि सर इस प्रकार के सिंबल का मतलब हमें एक बार सवाल में जाकर पढ़ना चाहिए। कहीं हम घर से ही सोच के गए हैं कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है, तो ऐसा हमें झटका ना लग जाए, ठीक है। सिंबल को किसी के लिए भी यूज कर सकता है, समझ गए। तो हमने शुरू किया भाई। अगर हमें इसकी डोमेन निकालनी है तो हम चाहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी रूट के अंदर डिनोमिनेटर में लिखी हुई तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सर ठीक है, अब की बार ये कौन सा फंक्शन है? लीस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है। तो ये कैसे बिहेव करेगा? आप किसी भी नंबर के बीच में, जैसे मान लो आपने 2.3 रखा, तो उसका लीस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा इससे तो बड़ी ही होगी। आप कोई भी एक्स दोगे, एक्स मतलब आपने इनपुट दिया, एक्स जो अंदर दोगे इनपुट, ये जो हमें आउटपुट देगा इसके राइट साइड वाला इंटीजर देगा, मतलब बड़ी क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, बट एक जगह गड़बड़ हो जाएगी, जब आपने इंटीजर ही रख दोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x शुड बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को छोड़ दो बस। क्यों? इंटीजर में क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? क्योंकि इंटीजर में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 0। बाकी आप कोई सा भी वैल्यू रखो,
2.5 रखो, 3.8 रखो, -0.5 रखो, -1.72 रखो, तो ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी आएगी और ये पूरा पॉजिटिव भी आएगा। रख के देखिए प्लीज, है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो डोमेन के हिसाब से ये हमारा हो गया, सेट ए डिनोट्स द डोमेन, तो ये हमारा सेट ए है जी, ठीक है ना? अब रेंज की यहां पर बात की है तो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने हमें रेंज पढ़ाई नहीं तो रेंज का सवाल कैसे दे दिया? तो बेटा रेंज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो रेंज दिमाग में ये तो रख सकते हो थोड़ा बहुत तो, कि हाँ रेंज इज बेसिकली आउटपुट, ठीक है? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज हम देखेंगे, बट एक लॉजिकल बात तो दिमाग में रख सकते हो ना। और वैसे भी हम उसमें मेथड में पर्टिकुलर टाइप देखने वाले हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की रेंज पता है, पता तो है, 0 से लेकर 1 ओपन तक आंसर आता है ना? अब हम रेंज की बात करते हैं, तो मुझे पहले यह बताओ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किस टाइप की आएंगी? मान लो मैं इसमें 2.3 रखता हूं, तो 2.3 का लीस्ट इंटीजर माइनस 2.3, तो ये आपके पास में आएगा सर 3 माइनस 2.3, तो ये आ जाएगा सर 0.7, ठीक है? और वैल्यूज रख के देखो ताकि आप आइडिया लग जाए। 1.52 मैंने यहां पर x की जगह -1.52 रखा, तो ये लो भाई, यहां पर आप बताओ -1.52 के कहां पर होता है सर? -1.52 यहां का ही होगा, उसका लीस्ट इंटीजर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये +1.52, तो ये आ जाएगा 0.52, ठीक है ना? मतलब ध्यान से सुनना कि आपने जो fx हमें दिया है, एक लॉजिकल इंटरवेंशन से हम इसका जवाब बता देंगे कि ये वाले जो भैया है ना, लीस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन मतलब 0 पॉइंट समथिंग। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि ये जो आपने यहां पे वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगी। 2-4 वैल्यू और डाल के देख लो, √2 डाल के देख लो, -5.28 डाल के देख लीजिए, 1.37 डाल के देख लीजिए। इंटीजर तो डाल ही नहीं सकते आप, पहली चीज इंटीजर मत पुट कर देना, बिकॉज इंटीजर डोमेन से बाहर है ना? पॉजिटिव भी आएगी बट डेसिमल में आंसर आएगा हमेशा। इस पूरे का जवाब सॉल्व करने पर डेसिमल में आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? ठीक है भाई, ठीक है। डेसिमल वैल्यू कैसी होती है सर? 1 से छोटी, 1 से छोटी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल, समझ पा रहे हो? ये रेसिप्रोकल है। मैं आपको बोलूं कि डिनोमिनेटर में 1 से छोटी क्वांटिटी रखो, मतलब आप डिनोमिनेटर में कुछ डेसिमल टाइप की चीज रखो। मान लो आपने 0.7 रखा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो 10/7 हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, है ना? तो डिनोमिनेटर में पॉइंट समथिंग है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी? हाँ, रूट भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे 0 पॉइंट समथिंग का रूट 0 पॉइंट समथिंग, वो 0 पॉइंट समथिंग वाली चीज आपने डिनोमिनेटर में रखी है, उसका डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर जाएगा और टर्म नीचे बनेगी। मैं आपको बोलूं कि डिनोमिनेटर में आप रखो 0.38, तो ये बेटा 100/38 लिखा हुआ है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है ना? वो तो डिपेंड करता है कि डेसिमल में वैल्यू कैसी आ रही है। ये लो 0.0005, ये लो डेसिमल हटाओगे सर, ये आ जाएगा 1000, 10,000/5। क्या दिक्कत है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे की वैल्यू जो है fx जो है वो वैल्यू आपको देगा 1 से बड़ी? मतलब आप यहां से रेंज बोल सकते हो, रेंज ऑफ fx इज 1 से लेकर इंफिनिटी, दिस इज अवर सेट बी, ठीक है? एसएमजे लिखकर भेजना किस टाइप की वैल्यूज आ रही है और किस टाइप का आंसर आ रहा है। क्लियर है? 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, है ना? अब बता दो क्या बोल रहा है वो कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, वो बोल रहा है सारे रियल नंबर चलेंगे, बस इंटीजर नहीं चाहिए। इसका इंटरसेक्शन इसके हाथ लोगे तो 1 से लेकर इंफिनिटी में सारे इंटीजर्स हटा देना। तो 1 से इंफिनिटी में जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। ए यूनियन बी, नहीं भाई, वो बोल रहा है इन दोनों का यूनियन जो है वो सिर्फ 1 से इंफिनिटी आएगा। नहीं भाई, इसके अंदर आपके पास में रियल नंबर के नाम पे कौन कौन से है? -√2 भी है, ठीक है, 1/8 भी है, 1 से छोटे नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए ना इसमें। तो सर ये यूनियन नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना? ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं 55% जनता, वही लगभग उतनी 53, बहुत बढ़िया। और यहां पर हमने रेंज का जवाब दिया सिर्फ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मेथड नहीं लगाया है। मैंने वैल्यू देखी किस टाइप की आ रही है, फिर मैंने आंसर लिखा।
चलिए जी, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन और अपीयरेंस बेस्ड सवाल भी आप इसको बोल सकते हो। सर अपीयरेंस बहुत ही खतरनाक है, बट अगर हम इस सवाल को, जैसे आपने देखा ना कि एड में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कंकाल टाइप का या फिर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें अगर हम एक एलिमेंट को पकड़ के खींच देते तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है। तो ये उसी सवाल या उसी चीज का एग्जाम्पल है कि आप इसको कलेक्टिवली देखोगे तो आपके रूह कांप उठेगी, बोले सर जे का दे दो, ठीक तो हो आप, इसमें तो हमारा मन भी हमें नहीं बोल रहा कि इसके अंदर हम कुछ सोचें। तो मैंने कहा घबरा मत, ये इसका वीक पॉइंट है, समझ में आया? हर एक जगह वीक पॉइंट होता है, आपको उस पर अटैक करना होता है, कहानी आगे की बन जाती है। मैं सवाल की बात कर रहा हूं, है ना? हाँ, जेम्स की एड आपने देखी है। इसको छोड़ दो, हम ये जानते हैं कि अगर फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। पहले बात करते हैं इसकी। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी दो ही वैल्यूज आती है, या तो 0 या 1। तो मुझे एक बात बताओ, जिस पोजीशन पे आपने इसको यहां रखा हुआ है, क्या ये वैल्यू कभी 1 हो सकती है? अरे भाई, क्या ये 1 के बराबर हो सकता है? सर अगर ये पूरा 1 के बराबर हो गया तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब सर नॉट डिफाइंड। मैं कहा बिल्कुल सही। तो भाई साहब ये 1 तो नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या हो सकता है? इसका मतलब सर इसको डिफाइन रखने के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स केवल और केवल 0 हो सकता है। अब जो बच्चा इसको इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करेगा वो बोलेगा सर ये 0 कैसे हो गया, डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। अरे भाई इसकी दो ही वैल्यू होती है, या 1 या 0। 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 - 1 डिनोमिनेटर में बनेगा 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 होगा। तो मुझे ये बताओ ये 0 कब होता है? सर जब x इंटीजर होते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस इतने की जो डिफाइंड, मतलब ये जिसके लिए डिफाइंड है, तो वहां से हमारा जवाब आ रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। ईमानदारी से लॉजिकली मुझे सोच के बताओ कि ऐसा हो सकता है कि इसको एक इंटीजर सेटिस्फाई करे, इसको एक नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी? नहीं सर, दोनों पार्ट एक साथ डिफाइंड होंगे, एक ही x पे डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि x इंटीजर होना चाहिए। अब आ जाइए इस पे, अगर आप कोई रूल लगाओगे तो क्या लगाओगे? 1000x² माइनस 999x³ फ्रैक्शन पार्ट का क्यूब माइनस 990 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 50x प्लस 60। रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, खत्म। अगर x इंटीजर है, क्योंकि x इंटीजर ही होगा, क्योंकि इसको सिर्फ इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर x इंटीजर है तो मुझे दो चार छोटी छोटी बातें बताना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। और अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर होगा? इंटीजर, क्योंकि अंदर आप इंटीजर रखते हो तो वही इंटीजर आउटपुट होता है। खत्म, ये इसमें अप्लाई कर दीजिए। दिस इज 1000x² माइनस ये वाली टर्म गई, ठीक है, यहां पर आप x लिख सकते हो, दिस इज माइनस 990x² माइनस 50x 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। SMJ लिखकर भेजिएगा प्लीज अगर आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि इस पार्ट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इंटीजर आ रहे हैं, तो यहां पे भी इंटीजर ही आएंगे। x इंटीजर है तो ये वाला 0 हो गया, इसकी जगह आप डायरेक्टली x लिख दो, सिंपल सी कहानी बन रही है, सॉल्व कर लीजिए। सर ये लिखा हुआ है 1000x² माइनस, है ना, तो इसमें से ये गया 990, तो दिस इज 10x² माइनस 50x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 से भाग दे दीजिए, x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये रहा 2, ये रहा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। SMJ है ना? क्या बोलती है पब्लिक? और सर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, है ना? तो सर वो बोल रहा है कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपकी 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। वो बोल रहा है सारे इंटीजर होने चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इंटीजर है जो मिस हो रहा है? तो नहीं सर। इसका FNF क्या बोलोगे? व्हाट विल बी द FNF? सर डोमेन आ रही है x बिलोंग्स टू सारे इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे, या फिर ये सारे के सारे इंटीजर्स यहां अवेलेबल है, तो इंटरसेक्शन विल बी द इंटीजर्स। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, इसमें कुछ लोग पता है आंसर क्या देते हैं, इसमें एक जब ऑप्शन बनाते हैं तो आंसर ये भी लिखा जाता है कि x बिलोंगिंग टू 2, 3। क्यों भाई? 2 और 3 इंटीजर हैं,
इस ग्रीन लाइन के नीचे 4, 5, 6 ये सब नहीं आ रहे, या फिर तुमने छोड़ दिया है सोचना, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स इस ग्रीन लाइन के अंदर नहीं आ रहे। तो कुछ लोग इसका आंसर 2,3 भी देते हैं। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा प्लीज। कोई दिक्कत है किसी को? क्रिटिकल थिंकिंग दिखने में डरावना, बट सोचो तो बहुत आसान। दिस इज अवर FNF। कितने लोगों का मैच हो गया? MDH लिखकर भेजना। ये वो सवाल जिससे हर एक बच्चा डरता है, बट वी हैव 2 मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग दिस। दोनों मेथड आपको सीखने हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बंपर सवाल, मतलब सारे मैंने एक साथ ले लिए भैया। ये अगर आपने कर लिए सारे के सारे सॉल्व, इसमें एक तो आपके पास में इनइक्वालिटी भी बहुत जोरदार बनेगी, मजा आ जाएगा। सवाल हमें सोचना सिखाते हैं कि यार कैसे सोचना है, समझ में आया? अब जैसे पहले वाले पे आता हूं, आ जाओ भाई। लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं इसका मेथड 1 से जवाब दे रहा हूं। ग्राफ तो अगर तुमने बनाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस साल में तो मैंने नहीं सिखाया है, बट फिर भी जिनको पुराना याद है उनके लिए बना दूंगा। बाकी लोग भी ना घबराएं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की जो वैल्यू है वो क्या क्या होगी? सर या तो होगी 0 या होगी 1, है ना? ठीक है, तो हमने इसमें 2 केस ले लिए एनालिसिस के हिसाब से। केस 1, जब हम फ्रैक्शनल पार्ट इस चीज की वैल्यू हम ये ले रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यू 0 कब आती है? जब x इंटीजर हो, है ना? कि आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 बोल रहे हो जब x इंटीजर हो। तो अब हमारी ये वाली इक्वेशन कैसे दिखाई देगी? लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, x² माइनस 3x प्लस 2। यहां से आपके पास में x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। क्या ये दोनों वैल्यूज अलाउड है? तो आंसर इज सर यस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं। इन वैल्यू को रखने पर ये वाली साइड भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, सत्य वचन। अगर मैं केस 2 की बात करूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, दूसरे टाइप की वैल्यू ये 1 ले सकता है। सामने देखते रहिएगा प्लीज। तो जो हमारी इक्वेशन है वो अब कैसी दिखाई देगी? तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 और यहां आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, ये वाला कब होता है? जब x इंटीजर ना हो। ठीक है जी, है ना? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 1 को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये हो जाएगा सर +1, यहां पर 0, 1 को राइट में लेके आओगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4 रूट 5 अपॉन 2, है ना? तो ये दोनों वैल्यूज अलाउड है। हां सर, ये दोनों ही इंटीजर नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे की जगह 1 लिख पाए जब x इंटीजर ना हो, और बाकी आप आगे सॉल्व करके जा रहे हो तो आपको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड की जगह 1 लिख दिया। ये तभी पॉसिबल है जब x इंटीजर ना हो। तो आगे चलकर x आपके पास में नॉन इंटीग्रल ही आने चाहिए। कोई अगर इंटीग्रल आता तो मैं उस पर कांटा लगा देता। तो हमारे पास में टोटल 4 सॉल्यूशंस आए। ठीक है, टोटल वी हैव 4 सॉल्यूशंस। MDS लिखकर भेजना। और वो 4 सॉल्यूशंस कौन से? 1, 2, 3 रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये 4 आंसर्स आ रहे हैं। डन। पहला सवाल बढ़िया। कितने लोग चाहते हैं कि सर मैं इसको ग्राफ से भी बता दूं? बोलो भाई। थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए जिसको क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं पता हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा अपना सांसें थाम के रखिएगा प्लीज, बिकॉज आंसर आ चुका है एनालिसिस से। ग्राफ से भी बताएं। पहले मुझे आप इसका ग्राफ बताओ। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। इसका जिस हिसाब से आप मुझे जवाब दे रहे थे वही आंसर है। सर इसकी वैल्यू आएगी 0 जब x इंटीजर हो, और इसकी वैल्यू आएगी 1 जब x इंटीजर ना हो। तो ले भाई खींच दो। जहां जहां पर x इंटीजर होगा, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, -1, -2, -3, जहां जहां पर x इंटीजर होगा, है ना, जहां जहां पर x इंटीजर होगा वहां पर वैल्यू आनी चाहिए 0। तो ले भैया सर 4 पर, 3 पर, 2 पर, यहां सब पे x इंटीजर है तो वैल्यू 0 आएगी। वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर ही बैठे हो आप, y की वैल्यू 0 होगी ना। और जब x इंटीजर नहीं है तो 1 और 0 के बीच में x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू आएगी y बराबर 1। तो लो, बाकी सब के लिए y बराबर 1 वाली लाइन खींच दें। क्या बोलती है पब्लिक? पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ देखो कि इंटीजर पर वैल्यू 0, नॉन इंटीग्रल पर वैल्यू 1। ठीक है,
अब जो आपके पास में राइट हैंड साइड है उसका ग्राफ क्या है सर? y बराबर क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं x-1 इंटू x-2 ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, तो 1 और 2 से पास करने वाला एक पैराबोला ऐसा बनेगा जी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस कॉम्पैक्ट बन गया है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? अब आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितनी जगह कट कर रही है, सामने देखते रहना सर। एक तो 1 पे कट कर रही है और एक 2 पे कट कर रही है, येलो वाला ग्राफ, ग्रीन वाला ग्राफ, एक यहां पर और एक यहां पर। मैंने कहा तुझसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं कि एक्स की वैल्यू पूछी है? सर यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, मतलब हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। मैंने कहा सत्य वचन। तो जितने भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट, तो दो आंसर तो आ गए, 1 और 2। सर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? तो येलो वाला कर्व, इसकी इक्वेशन क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना चाहते हो? बराबर 1 के साथ। यहां से ये 2x आ जाएंगे, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3 माइनस √5/2, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3 प्लस √5/2। इस पूरे प्रोग्राम में हो सकता है कि आपको सिर्फ ये ना समझ में आया हो कि ये येलो वाला ग्राफ कैसे बना, जो कि हम आगे चल के कवर करेंगे। वैसे क्वाड्रेटिक जो लोग पढ़ के आए उनको इतना पता होना चाहिए। ऐसे मुझे लिखकर भेजिए प्लीज। तो वहां से भी 4 ही आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ग्राफिकल साफ साफ दिखाई देता है। उड़ी बाबा, MJO, एनालिसिस, ग्राफ दोनों पता होने चाहिए। अगला सवाल, सेकंड पोर्शन जो है वो क्या है हमारे पास में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x/3। यही है ना? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी 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 इसका सॉल्यूशन बताएंगे सभी लोग। सर आपने बोला था पहला मेथड दैट इज एनालिसिस से हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एनालिसिस से सॉल्व कर रहे हो तो x को गायब कर दो भैया। तो मैंने क्या किया, x की जगह है तो ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस x की जगह मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 जो था उस 3 को इधर भेज दूंगा। यहां भेजिए प्लीज। दिस इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वैल्यू बता दीजिए क्या क्या आ रही है? 0,3/2। ये इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये इधर आएगा सर दिस इज 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हमने x को गायब करके यहां पहुंच गए। आगे एनालिसिस वाला पार्ट आप जानते ही हैं। ये अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये वाली पूरी वैल्यू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 0 से लेकर 2 ओपन के बीच में होगा। कैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 1 से छोटा 0 या 0 से बड़ा है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 और 0 इंटू 2 तो यही होता है। अच्छा, और ये जो भैया है सर ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे इंटीजर। दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहा है कि 0 और 2 के बीच में भी रहना है और इंटीजर भी होना चाहिए। तो 0 और 2 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होते हैं? सर 0 और 1, कि दोनों साइड 0 हो सकती हैं, दोनों साइड 1 हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका एक तरीका आप ये बोलोगे कि दोनों साइड 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 एंड राइट हैंड साइड भी 0। और दूसरा तरीका आप ये बोलोगे कि दोनों साइड 1 हो जाए। ठीक है, बस खत्म। यही है ना? इसके अलावा ये तो नहीं हो सकता कि ये वाली साइड भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 कैसे होगी? ये 2 से नीचे रहेगी, है ना? अब आ जाइए यहां पर, कौन कौन से बेटा ऐसे x होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है? सर 0 से लेकर 1 ओपन। और यहां पर कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है? सर z बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब 0 से लेकर 1 ओपन में कितने इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं? तो x की वैल्यू 0 इज अवर आंसर। कौन कौन से ऐसे x होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है? तो 1 से लेकर 2 ओपन। यहां से ध्यान से देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर हाफ। यहां से अगर मैं आपको x की वैल्यू बोलूं तो हाफ प्लस n, वैल्यू बताना स्टार्ट कीजिए।
n की वैल्यू 0 रखोगे तो हाफ आएगा, 1 रखोगे तो 3/2 आएगा, फिर 5/2 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब हम ये ढूंढ रहे हैं कि 1 से लेकर 2 में इनमें से कौन सा लाई करता है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये 2.5 है। तो यहां से दोनों का इंटरसेक्शन मिलाकर क्या आया, 3/2। तो एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा। इस इक्वेशन का हम जो FNF बोलेंगे दैट इज x बिलोंगिंग टू 0,3/2। दो सॉल्यूशंस होंगे SMJ, सिर्फ दो, है ना। 5/2 कैसे आएगा भाई, 5/2 कैसे आ रहा है बताना। 5/2 इस रेंज में लाई नहीं करता, 5/2 इससे बाहर है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ग्राफिकल मेथड की। ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर को गायब कर दो, मतलब इसी इक्वेशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह कुछ और चेंज कर देते हैं। इसकी जगह हमने लिख लिया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सर ये आ जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x। तो ये आ जाएगा सर x/3 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलिए दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो इतना डिले नहीं करना है भाई, याद हो जाना चाहिए। SMJ क्या ये कोई बड़ी कहानी है, तो आंसर इज सर नो। और सर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है y बराबर x/3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करेगी 1 2 और इसमें यहां से पास करेगी। ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो वो एक तो इस पॉइंट से पास करने वाली है 0 पर, और x की वैल्यू 3 रखोगे तो यहां 1 आएगा, तो वो ऐसे पास करेगी इस पॉइंट से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y बराबर x/3। सच बोल रहा हूं, है ना। यहां तक SMJ लिखकर भेजो। कितने एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं, सर ये रहा और ये रहा। एक्चुअली में ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज जो येलो वाला ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, उस जगह हॉलो सर्कल बनाए बैठा है, मतलब वहां पर वो ग्राफ है ही नहीं, और उसी पॉइंट से ये ग्राफ ये x/3 गुजर रहा है, क्योंकि इस लाइन की वैल्यू x बराबर 3 पर 1 आ रही है ना, खत्म। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है सर, दिस इज y बराबर x-1। याद है ना इस लाइन की इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट वाले ग्राफ में। तो x-1 इज x/3, ये इधर जाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2x/3, और 1 राइट में आ जाएगा तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट 3/2। तो दो पॉइंट आपको या दो सॉल्यूशंस दिख रहे हैं 0,3/2, वही मैंने आपको बताए थे MJO। जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है, उन दोनों की इक्वेशन को बराबर रख दो। SMJ ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा ग्राफ, अच्छा अगला तो बताना ही पड़ेगा भाई, हे भगवान अगला तो बताना ही है ना, कुछ हो जाए चाहे। इतने सवाल दे कौन जाता है यार तुम्हें सर आप मॉड ऑफ x-1 बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट। मॉड ऑफ x-1 बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें। इसका आंसर बताना चाहेंगे आप, आपका जो भी आया है ना, इसका आंसर जो भी आपका आया वो बताइए प्लीज। ये खतरनाक सवाल हो गया आप, क्योंकि सर इसमें मॉड वॉड भी आ गया तो फंस गए, है ना, थोड़ा हैवी हो गया। कोई बात नहीं, हैवी हल्का लाइट जैसा भी हम सारा खा जाएंगे सर। जब भी मॉड आए तो आप मॉड का केस तो जानते ही हैं, मॉड को हटाना पड़ता है। मॉड इज जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड का भाई, ठीक है ना। पहले आप उसको प्यार से मना लीजिए, फिर आप ही की टीम में हो जाएगा, आपकी मदद करेगा। बाकी लोग ध्यान से फाय बोल रहे हैं कुछ लोग, भाई साहब गजब। केस 1, मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज x-1, ठीक है, वो 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब x जो है वो 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। तो जब x 1 या 1 से बड़ा होगा तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, एंड दिस इज 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। सर इस x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दीजिए। देखना भाई,
है ना। अब एक काम करते हैं, ये वाला जब इधर आएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो सर ये 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कहानी, है ना। आराम से देख लेना प्लीज। वापस वही एनालिसिस का तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 4 और राइट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ये पूरा एक इंटीजर। इंटरसेक्शन लोगे, दोनों बातें, दोनों साइड किस किस के बराबर हो सकती है। ये बोल रही है 0 से 4 के बीच में रहूंगी, ये बोल रही है कि इंटीजर रहूंगी। दोनों साइड को बराबर रखना है तो दोनों की बात मानो। कौन कौन से इंटीजर 0 से लेकर 4 के बीच में होते हैं, ये 3। बट आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आए हो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी बोलकर, तो क्या ये साइड 0 हो सकती है? ये वाली साइड कभी इंटीजर 0 हो सकती है? नहीं सर। इसको 0 होने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा, -1 होने के लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा, x नेगेटिव है ही नहीं। क्या ये पूरी साइड 1 हो सकती है? नहीं सर, ये 1 भी नहीं हो सकती। मैंने पूछा 1 क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि अगर x 1 से बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। तो मतलब या तो ये 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। ठीक है, तो 2 की पॉसिबिलिटी है, 3 की पॉसिबिलिटी है। चलिए दोनों साइड को 2 के बराबर कर दो कि 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 बराबर 2। और दूसरा, दोनों साइड 3 3 के बराबर हो सकती हैं एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 बराबर 3। कोई दिक्कत है? नहीं जी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर आ गया हाफ। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो हाफ, 3/2, 5/2, इस प्रकार की वैल्यूज आपको दिखेंगी। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया सर 1, और यहां से आपको x की वैल्यू 1 से लेकर 2 ओपन, दोनों का इंटरसेक्शन, बिकॉज बीच में एंड लगा हुआ है, तो 1 से लेकर 2 कौन सा नंबर होता है जी? 3/2। तो इस पूरे पार्ट का जवाब आया x बराबर 3/2। पहले वाले का 3/2 क्या है? Why not equals to 1? अरे भाई एक बात बताओ, अगर x 1 या 1 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 या 1 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर अगर मैं आपको 1 से बड़ा दूं तो उनके सारों के ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 या 1 से बड़े होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 2 से बड़ा होगा। तो आप ये बोल रहे हो कि ये वाली साइड 0 और 1 के बराबर हो सकती है? तो आंसर इज नो, नहीं हो सकती, बिकॉज x 1 से बड़ा होना चाहिए। सर x 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने मॉड ये बोल के खोला है। अगर x 1 से बड़ा नहीं हुआ तो यहां पे आप x -1 भी नहीं लिख सकते। तो मतलब जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं इस हेडिंग के अंडर सॉल्व कर रहे हैं, आया ना? ठीक है, अब समझ में आई बात? चलिए यहां से सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर आ गया 3/4। फ्रैक्शनल पार्ट वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? तो 3/4 प्लस n की वैल्यू डालना स्टार्ट कीजिए। n की वैल्यू 0 डालोगे सर ये आ जाएगा 3/4, 1 डालोगे सर ये आ जाएगा 7/4, 2 डालोगे सर 11/4, ऐसी टाइप की वैल्यूज आती रहेंगी। यहां पे आ जाते हैं सर, इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर आ गया 2। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी सर क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 3 ओपन, दोनों का इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है? सर ये है 1 पॉइंट समथिंग, ये है 4 3 12, 4 दूनी 8, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगला जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 15/4, है ना? 15/4 कितना हो जाएगा? क्या 15/4 3 से छोटा होता है? नहीं सर, तो वो 3 से आगे निकल जाएगा। तो एक ही x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज 11/4। तो 2 आंसर हमारे पास में आ गए, है ना? ठीक है, देखते रहना। अब सर दूसरा केस। हाँ बेटा, ये समझ में नहीं आता है, समझ में आया? जो लोग लिख रहे हैं ना कि समझ में नहीं आता, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या लग रहा है ये हल्का सवाल है? बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, पहले मॉड ओपन होगा। मॉड ओपन होने के बाद में नॉर्मल सिचुएशन, ऐसे इक्वेशंस हमें आपने हमें दी हैं। उसके बाद में सर एनालिसिस, इन दोनों पे कांटे क्यों लगे उसका जवाब लिखवाया है, बादल बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऐसे बैठे रहोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बाकी लोग सामने देखें, जिसको समझ में आ गया ऐसे मुझे लिखकर भेजें प्लीज।
सर हो सकता है कि x माइनस 1 0 से छोटा हो, है ना, मतलब x जो है वो 1 से छोटा हो। अगर x 1 से छोटा है तो मॉड कैसे ओपन होता है? जब मॉड को पता चला कि उसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसके आगे एक और माइनस साइन लगा देगा। ठीक है भाई, हाँ, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है भाई, चलिए इसको इधर लेके चलते हैं। तो 3 में से फ्रैक्शनल पार्ट गया तो दिस इज 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये इधर आएगा सो दिस इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। देखना ठीक लिखा है क्या, है ना? SMJ लिखकर भेजिए यहां तक, है ना? बस इसीलिए मन नहीं करता तुम्हें डाउट या कोई होमवर्क देने का। घबराओ मत, धीरे धीरे मैं इस बैच के हैबिचुअल हो रहा हूं, धीरे धीरे कम कर दूंगा। होमवर्क तुम्हें देने का कोई फायदा नहीं है। ये तो मैं देख के फंस गया ना, अब इतना तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, वरना तुम मेरे गले में घंटी बांध दोगे, बोले सर। बिल्कुल मत घबराए, आ जाइए प्लीज। बाकी लोग सामने देखें। सर क्या किया आपने, मॉड अगर x माइनस 1 0 से छोटा है तो ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन अंदर भेजोगे तो ये चीज लिखी हुई है 1 माइनस एक्स। हाँ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा प्लीज। हाँ बिल्कुल एकदम जेन्युइन रिक्वेस्ट है, उसमें क्या है, ठीक है? मैं उन टीचर्स में नहीं हूं कि भाई मेरे जय 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 जयकार नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मैं सच बोल रहा हूं, यू कैन टेक ए फ्रेश स्टार्ट। लक्ष्य 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है थोड़े दिन में, शायद 12 जून या 10 जून से क्लासेस है। ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी मैच कर जाएगी। तो यहां पर आप परेशान ना हो प्लीज, क्योंकि यहां पे कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको आप डिस्टर्ब मत करें। ठीक है, जो ये झेल सकते हैं, आप नहीं झेल सकते कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ सिंपल सी रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ मैं कोई बुरा नहीं मान रहा, तुम कोई ज्यादा अच्छा मत मानो, कुछ नहीं। समझ में आएगी नहीं समझ में? ये ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या? कैसे? ये वैल्यू आएगी 0 से लेकर 2 के बीच में, देखते रहना, है ना? बहुत बढ़िया। अगर x 1 से छोटा है, x मतलब नंबर लाइन पे सोचिए प्लीज, 1 से छोटा कोई नंबर आप हमें दे रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा होगा, 0 या 0 से छोटा? अरे भाई 1 से छोटा कोई भी नंबर लो, 1 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 होगा या 0 से छोटा। और 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा हो जाएगा सर, 0 से छोटा। दोनों तरफ -1 कर दीजिए, और ये वाली क्वांटिटी जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू -1। मतलब लेस देन इक्वल टू -1 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आएगी तो इंटीजर ही, बट ये वैल्यू कैसी कैसी आएंगी, -1 से छोटी। अब ईमानदारी से देखकर बताओ, एक तरफ लिखा हुआ है 0 से 2 और एक लिखा हुआ है -1 से छोटा, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? तो आंसर इज सर नो। आंसर आएगा 5। 5 पूरे का नहीं आएगा, 5 पूरे का नहीं आएगा, 5 सिर्फ इस केस का आएगा। तो हमारे जो ये दो जवाब आए, दिस इज अवर FNF। इस केस में जो आप FNF बोलोगे दैट इज x बिलोंगिंग टू 3/2, 11/4। इसके दो जवाब आगे, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना? क्लियर है? और मैंने आपको सारा बताया कि ये -1 से छोटा क्यों है। देखो x 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 या 0 से छोटा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 या 0 से छोटा, दोनों तरफ -1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा, है ना? तो हमारा फाइनल आंसर ये दोनों कहलाएंगे। अब इसका ग्राफ वाला मेथड भी देख लो यार। अरे यार, चलिए भाई, ग्राफ। सर मॉड ऑफ x -1 बराबर क्या दे रखा था आपने, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मैंने कहा यस। किसको गायब करते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर को गायब कर देते हैं, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सबको ये तो पता नहीं ये कहां से आ रहा है, कहीं पता चला सर हम इसी में उलझे हुए हैं। दिस इज 2x -2 फ्रैक्शनल -3 फ्रैक्शनल, तो ये आ जाएगा -5 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x।
और ये लिखा हुआ है सर मॉड ऑफ x माइनस 1। इस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इधर लेके जाओ और 2x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इधर। तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2x माइनस ये वाली चीज। पहले यहां तक पहुंच जाओ, बिकॉज ग्राफ वाला मेथड लगाने पर एक अनकहा स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। वो स्टेप क्या है कि भाई साहब दोनों साइड का ग्राफ बनाने से पहले है ना, दोनों साइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। दोनों साइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। समझ में आएगा नहीं समझ में? ठीक है भाई। अब जैसे ये राइट हैंड साइड है आपकी, राइट हैंड साइड में वापस मॉड हटाना ही पड़ेगा। मॉड जब भी आएगा आपको हटाना ही पड़ेगा। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बन गई जरा बताना सर। 2x में से जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 5। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, इसके आगे एक और माइनस साइन लगेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 1 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा सर 3x माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये रहा। जल्दी से देखना, दोनों को एक ही एक्सेस पे ड्रॉ करता हूं। तो सर लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत ही आसान है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने कहा सत्यवचन भाई। और जिन बच्चों ने ये देख रखा है कि हम इस प्रकार के ग्राफ डायरेक्टली पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, मतलब इसमें एक तरीका और भी है, लीनियर लीनियर ही है सारे। आप वो जो मैडम मेथड बताया था ना बचपन में, मैडम जैसे बताती थी कि x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 1 2 -1 0 3 -2 ऐसे वैल्यूज पुट करते रहो, y की वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर वो सारी वैल्यूज को प्लॉट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिफाइनिंग से गया हूं। क्लियर है भाई? आ जाइए। वो बोल रहा है 1 या 1 से बड़ा, तो यहां कहीं पे 1 होता है जी। 1 या 1 से बड़े के लिए ये वाली लाइन आएगी, है ना। ये है 2, ये है 3 और ये वाली जो लाइन है ना ये आएगी 4। ठीक है, देखते रहना ईमानदारी से। ये वाला पॉइंट हो जाएगा जी 4। मैं इस लाइन को प्लॉट करना चाहता हूं 1 या 1 से बड़े के लिए, मतलब 1 के राइट में ये वाली लाइन बनेगी। तो x की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है इसकी? 2/5। अगर मैं इसमें x1 रखूं तो 2/5, इसमें अगर मैं x4 रखता हूं तो ये आ रहा है 5/5, दैट इज 1। यहां से तो ऐसे, इसके बाद में ये लाइन ऊपर निकल जाएगी। ठीक है ना। अब सर 1 के लेफ्ट में कौन सी लाइन चलेगी? वो ये वाली। इसमें अगर आप x को 0 रखते हो तो ये आ जाएगा -1/5 और यहां आएगा 1/3। हाँ, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट आपको दिख रहा है। राइट हैंड साइड के ग्राफ के दो टुकड़े हैं, 1 से बड़े के लिए ये वाली लाइन, 1 से छोटे के लिए ये वाली लाइन। इसमें x की वैल्यू 1 रखने पर भी ये 2/5 ही आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं। सर वी हैव 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये रहा और एक ये रहा। मुझे दोनों के x कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी है सर? ये है y बराबर x प्लस 1/5। ठीक है, तो एक लाइन तो है व्हाइट वाली x प्लस 1/5 और दूसरी ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस 1। यहां पर लेके जाओगे तो दिस इज x प्लस 1 बराबर 5x माइनस 5। सर ये इधर आएगा, सर ये हो जाएगा 4x और ये इधर जाएगा, सर ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई सर 3/2। तो ये वाला पॉइंट तो आ रहा है सर 3/2। नाउ सर एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1/5 और इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन है जो कि आपको याद करने के लिए बोली गई है x माइनस 2। हाँ, x प्लस 1 बराबर 5x माइनस 10। x इधर आया तो सर ये कितना हो जाएगा 4x और ये इधर गया तो सर ये हो जाएगा 11। यहां से x आ गया बेटा 11/4। व्हाट ए वंडरफुल सिचुएशन। यही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके जवाब है, 3/2 एंड 11/4। ये जो आपने यहां निकाला है। और देख लो लेस देन 1 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ये ग्राफ भी बता रहा है कि लेस देन 1 के लिए लाइन नीचे चलेगी, कभी इसको कट करेगी नहीं। दिस इज MJO सिचुएशन, है ना।
ये वाली जो आपने एनालिसिस की, वो एनालिसिस यही तो बता रही है कि जब x 1 से छोटा होगा तो कोई जवाब नहीं आएगा। ये बात तो मैं इस ग्राफ पे देख के ही बता सकता हूं कि ये व्हाइट वाली लाइन में जब x 1 से छोटा है, मतलब आप 1 के लेफ्ट में हो, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। गूज़बम्प सिचुएशन है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, जिन दो लाइंस का, इस लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट में याद करवाइए। इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ रहा है अपने आप, है ना। ओ भाई यार, ये इतने बड़े बड़े सवाल नहीं चलेंगे मुझसे। इसका जवाब बता सकते हो क्या, फोर्थ वाले का? ओ भैया 8 बज गए यार। चलिए, ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये अभी भी आपका होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो है ना, ये स्टिल आपके क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये वापस से करके आना। हाँ, ये ग्राफ से भी हो जाएगा, इनफैक्ट ग्राफ से ज्यादा आसानी से होगा। ये भी ग्राफ से हो जाएगा भाई, सब ग्राफ से हो जाते हैं, घबराओ मत, मैं सिखाऊंगा ना। अब यार वही है ना, रहा नहीं जाता, अभी टाइप करवा लाया मैं आज, घबराना मत। दिस इज डिब्बी, और इस डिब्बी का नाम है ए। इसका आंसर आप चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि इसके कितने आंसर आ रहे हैं और कौन कौन से एक्स इसके आंसर आ रहे हैं, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स आप डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, ये एक नया सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, देखो ध्यान से, बस है इसी टाइप का एकदम एग्जैक्ट, इसलिए मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, सेम इसी टाइप का है। मॉडल डिफाइन कीजिए, एनालिसिस और ग्राफ दोनों से आप सॉल्व कीजिए। वैल्यूज ऑफ एक्स आपको चैट में डिस्कस करनी है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, दो डाउट, मतलब दो जो पार्ट है वो रह गए, मैंने अभी भी होमवर्क दिए, मैंने ये नहीं बोले कि ये खुद डिस्कस कर लेना, आई विल डिस्कस देम बट इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है, जल्दी से देखिए प्लीज। ठीक है, घबराए नहीं, बिल्कुल सही। अब देखो ये सवाल हैवी और दो दो टाइप से एक्सप्लेनेशन, तो टाइम तो लगेगा, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। और भी हैवी सवाल है। अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के जो सवाल है, इनको अब डील करना अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम तो बिताना पड़ेगा ना आपको, कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना पड़ेगा। समझ में आया? आसान नहीं होती सब सारी चीजें। पहली बार आप ध्यान से सुनो कि सर क्या कर रहे हैं। सर ने ग्राफ बनाया तो सर ने मॉड को पहले डिफाइन किया, और हमें सर ने एक चीज और बताई कि मॉड अगर आपके पास में इस प्रकार से आ रहा है तो आप मैडम मेथड से भी जा सकते हैं। जो पुराने अर्जुना 2.0 वाले हैं, 2.0 1.0 सारे जानते हैं कि इसको y के बराबर रखो और बहुत सारे पॉइंट्स पुट करना स्टार्ट कर दो। मतलब बेसिकली है क्या है, इस तरफ एक लाइन, इस तरफ एक लाइन। बचपन में तुमने ग्राफ पेपर पे ये लाइन नहीं बनाई, ऐसे करके बना रखी है सर, तो ये तो तुरंत बन जाएगा, क्या दिक्कत है ना। चलिए जी, ये वाला सवाल देखो ध्यान से। कभी भी आपको किसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटता हुआ दिखे, ठीक है, मतलब आपको t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t दिख रहा है, तो दैट मींस बेटा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t लिखा हुआ है, एसएमजे, है ना। थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेंगे बेटा, ज्यादा एक्सटेंशन पे क्या है, बैच में दिक्कत होने लगती है यार। सिग्मा के आगे a की वैल्यू 1 से लेकर 2012, 12 का 21 बना दिया। अगर ये t है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, दिस इज सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय 2012। ठीक है ना। इस पूरे की जगह मैंने ये लिखा, जल्दी से जवाब बताइए। ठीक है, अब इस सिग्मा को ओपन कर लेते हैं, इस सिग्मा को ओपन कर लेते हैं, है ना। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2, a की जगह 1, a की जगह 2, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, चलता जाएगा कहां तक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2012। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2012, और सबके डिनोमिनेटर में ये वाली चीज है। क्या मेरी बात समझ में आती है? एसएमजे लिखकर भेजना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है यार ये तो, मतलब दिखने में थोड़ा डरावना बनाया है ना। आंसर भी आ गया आप लोगों का। अब एक बार बताओ,
क्या हमने ऐसी प्रॉपर्टी देख रखी है कि कभी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर हो तो गायब हो जाए? मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है सर, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है सर, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। रीजन बीइंग कि ये जो इंटीजर है इसको गायब कर दो। एक बात बताओ कि आपका जो gx है वो क्या हो जाएगा? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बटे 2012 कितनी बार लिखा हुआ है? 2012 बार। क्योंकि ये सारी टर्म सेम बन जाएंगी और क्या बन जाएगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बटे 2012 और 2012 बार ही लिखा हुआ है, तो ये और ये उड़ाओ। फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर सो दैट इज x। तो मतलब हमारा gx जो है वो कितना आ गया? x के ही बराबर। तो g ऑफ 100 कितना आ जाएगा? सर दिस इज 100। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है बाबू भैया, है ना। अगला सवाल बहुत ही जोरदार। कैसा सवाल है जी? एसिडिक क्वेश्चन है ना। कैसा सवाल है? एसिडिक क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। मुझे पूरा आंसर चाहिए। हाँ, सबका समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोचो इसके बारे में। यहीं पर मैथमेटिक्स की क्लास का यही तो फायदा है यार। सवाल देखा सामने, दोनों में से एक रास्ता डिसाइड कीजिए। यही तो आपकी डेली बेसिस की प्रैक्टिस है कि या तो ग्राफिकल मेथड से जाना है या एनालिसिस से जाना है। डोमेन की बात है, पहले एक इनइक्वालिटी बनेगी रूट के हिसाब से, आप सब लोग जानते हैं। हाँ बेटा कोई बात नहीं गोविंद कुमार जी, वापस उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिन बच्चों से सवाल नहीं हो रहे। अब जैसे ये सवाल तुम्हारे सामने है, कुछ बच्चे सोच जाएंगे, कुछ नहीं सोच पाएंगे। जो सोच लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोचेंगे उसको घर जाके फिर अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा ये इसकी जो एडिशनल बात होगी वो कॉपी में बादल बना के लिखेंगे। यही प्रोसेस है। तुम ये मत सोचो कि एक बार मैंने कुछ पढ़ा दिया तो तुम्हारा सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई? क्या बोल रहा है इसमें? सर इसमें x और a दोनों इंटीजर है तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। ये किसने बोला बेटा x इंटीजर है? हु सेड दिस कि दिस x इज इंटीजर? फाइनली आप x की जगह इंटीजर पुट कर रहे हो वो अलग बात है ना। मान लो मैं अगर आपसे पूछ लेता व्हाट इज g ऑफ हाफ, g ऑफ हाफ पूछ लेता तो तू क्या आंसर 0 दे देता? तो पहले आपने फंक्शन सॉल्व किया, फंक्शन आपका x आ रहा है, तो अगर इसी को 0 बोलने, ये x कहां लिखा हुआ है? ये इंटीजर है। सर ये देखो आपने x 100 पुट किया। नहीं भाई वो बाद में पुट किया है। मैं अगर चल जी हटा दे, g ऑफ 100 छोड़, तो g ऑफ हाफ बता, तो उसका आंसर क्या 0 बोलेगा? नहीं। ठीक है, पहले देखो कि क्या चल रहा है। सर आपने कहा था कि डोमेन निकालते टाइम फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करते। आपने ई पार्ट में सिंप्लीफाई x क्यों लिखा? ये सिंप्लीफाई नहीं किया बेटा, दिस इज नॉट सिंप्लीफिकेशन, ये होता है। ठीक है, और ऐसा कब होता है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स के लिए होता है ना। ऐसे तो मान ले कहीं पर लेट्स से मैंने आपको एक फंक्शन दिया, समझने वाली बात है, मैंने आपको एक फंक्शन दिया x की पावर -1, मैंने बोला डोमेन बताओ। एक बच्चे ने इसको ऐसे लिख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी सिंप्लीफाई किया है, एक रूप को बदल के दूसरे रूप में लिखा है जो हमेशा सत्य है। अब वो बोलेगा कि हां सर अब डोमेन आ गई हमारी r-0, तो इसको आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो कोई गलत थोड़ी है। तो दिस इज नॉट सिंप्लीफिकेशन, ये सभी x के लिए होता है। ठीक है, व्हाट इज FNF, फुल एंड फाइनल? तबीयत खराब है क्या किसकी? तेरी? एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर NDA? केस 1 में x की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती बम्पर एसिडिक सवाल में? तो बेटा जो तुझे डाउट पूछना है वहीं पूछना जाकर यार। बैच शिफ्ट इश्यू बेटा आप मेल कीजिए। ठीक है, चलिए जी, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा आराम से। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान सुनना मेरी बात। मैं पहले डोमेन का रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डोमेन, ATROD, डोमेन का रूल बोलता है कि सर जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है, रूट नहीं, रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है
वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे ही आप यहां पहुंचे, यहां बन गई जी एक इनइक्वालिटी, एसएमजे, है ना। अब इस इनइक्वालिटी को मैं ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? इस इनइक्वालिटी को मैं ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूं, और उसके लिए जो मैंने आज आपको बात बताई थी वो इस्तेमाल करूंगा। कौन से वाला? ये रहा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। करिए, सिंपल सी कहानी है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स आपको सॉल्व करना है। दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे बना लो, देखो कि लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ राइट साइड वाले ग्राफ के ऊपर कब कब है। स्टार्ट करें। बहुत ही बेसिक हो जाएगा सर अगर हम ऐसे करेंगे तो, देखना मजे आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी y बराबर एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड होगी सर हमारी y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दोनों का ही ग्राफ हमें पता है, और दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए 100% तैयार। ठीक है, आई होप ये काम आप भी कर सकते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, इतनी बार बना लिया है, शायद आपको याद हो ही गया होगा, है ना। ये हो गया सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर? शेप तो याद होगी, ये तो बताई थी ना, एक्स स्क्वायर की शेप ऐसी है। अब उस शेप को यहां बनाना है तो थोड़ा सा प्रिसाइजली मूव करेंगे। सर इसकी वैल्यू 1 पर 1 आती है, और -1 पर भी 1 आती है, और 0 पर 0 आती है। तो यहां से पास करेगा, और ये 1 है तो यहां से भी पास करेगा, और यहां पर सर ये -1, 1 से भी पास करेगा। यहां तक बताइए क्या दिक्कत है? क्या हमने इस ग्राफ को प्रिसाइजली कर लिया? तो आंसर इज यस। सर इन्हीं दोनों गोलों से कैसे पास करेगा? रीजन बीइंग 1 पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, -1 पर भी वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखकर बताइए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट से ऊपर कब कब है। तो आराम से शेड कर लो। सर देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इतना पोर्शन हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट से ऊपर रहेगा, है ना। सर ये इतना पोर्शन भी ऊपर है, इतना पोर्शन भी ऊपर है, यहां तक ऊपर है। इसके बाद में, इस पॉइंट के बाद में फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर आ गया, फिर ऊपर रहा। इसके बाद में सर फिर से एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है। हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ बड़ा चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी चलेगा सर, क्योंकि इस पॉइंट पर भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही ऊपर है। ठीक है, यहां पर इक्वालिटी लगी हुई है, मतलब दोनों का ग्राफ बराबर भी चलेगा, तो ये वाला पॉइंट भी चलेगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है ना। अब मुझे फटाफट आप, ये वाला पॉइंट तो सबको ही पता है 1 है, ये वाला पॉइंट 0 है, मुझे ये वाला पॉइंट बताओ। बेसिकली सर दिस पॉइंट इज नथिंग बट इस ग्राफ का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस ग्राफ की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, और इस लाइन की इक्वेशन है x + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x आएगा 1 ± √5/2, है ना। पॉजिटिव वाला नहीं लेना, नेगेटिव वाला लेना है, बिकॉज ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये वैल्यू आएगी 1 - √5/2। सर वाई अबाउट 1 + √5? ऑब्वियसली 1 + √5 राइट में कहीं होगा, हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए, है ना। 1 - √5/2। अब जरा देखना, मैं डोमेन का FNF डायरेक्टली लिख रहा हूं, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस का उतना हिस्सा जिसके लिए ग्राफ ऊपर रहा एक्स स्क्वायर का, तो सर ये वाला पूरा, है ना। इस पॉइंट पर भी दोनों बराबर हो रहे हैं, तो डार्क सर्कल। इसके बाद में चलते जाओ सर, ये वाला पॉइंट भी चलेगा, बिकॉज इस पॉइंट पे भी दोनों बराबर हो रहे हैं। फिर सर इस पार्ट के लिए, मतलब इसके बाद में ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा। हाँ 1 अलाउड है क्या? हाँ सर, 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 1 अलाउड है जी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। इस पूरे को जवाब में लिख के दिखाओगे तो आपकी डोमेन आएगी x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर यहां तक, और इस पे क्लोज, बीच में फिर x बराबर 0, एक सिंगल वैल्यू, यूनियन के बाद में सर ये वाली वैल्यू 1 से लेकर ∞। कैसा लगा?
है ना। तुम अगर अपनी एनर्जी किसी और को ब्लॉक करवाने में लगे हो तो घबराओ मत बेटा, नुकसान तेरा भी हो रहा है। सवाल समझा दिया मैंने। जो लोग बोल रहे हैं कि सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, गलत हो गया ना भाई। इतने पार्ट के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऊपर है, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। जितने पार्ट के लिए इसका ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द डोमेन, ठीक है। ग्राफिकली हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? ग्राफिकली। एनालिटिकली अगर आपको जाना है, एनालिटिकली अगर आपको जाना है तो फिर वहां पे केसेस बनाने पड़ेंगे कि x 0 से 1 ले लो तो ये x आ जाएगा, 1 से 2 ले लो तो 1 से, ये बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया सर ये बढ़िया है। एक चैलेंजर सवाल। अब जरा देखना, यहां पर मैं दो सवाल एक साथ केटर कर रहा हूं। मैं आपको हो सकता है ये भी सवाल दे सकता था कि भाई सॉल्व दिस, कि इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है सर, ये तो एक ग्राफिकल इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। अब यहां से यहां आए हम डोमेन के रूल की वजह से, इसके आगे ग्राफ ने पलड़ा संभाल लिया। वैसे ही जब इस सवाल में आप जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां तक हम आए डोमेन के रूल की वजह से। अब ये बन गई है सर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये क्या बन गई है? इनइक्वालिटी। और इसको हम देखेंगे ऐसे, हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तरफ रखेंगे और इसको, दोनों टर्म्स को इधर ले जाएंगे, है ना। अब सर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है, आराम से सॉल्व करके आना। जिनको y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं पता उनके लिए मैं हिंट दे देता हूं। y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर -1। दिस इज योर होमवर्क। ये बना इनइक्वालिटी किस वजह से बनी? डोमेन के रूल की वजह से। यहां से हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको इधर ही और इसको इधर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, जिसके लिए ग्राफ ये वाला मैंने बता दिया। सर आप बीच बीच में ग्राफ बताते रह रहे हो। नहीं भाई, मैंने कहा देख, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बन जाएगा। बट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम थोड़ी दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, एसएमजे लिखकर भेजना। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ऊपर एक से शिफ्ट करना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। बहुत ही मासूम सा फंक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है ना। वापस जिस भी फंक्शन में हम जाते हैं सर, उसके बारे में पता करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या इनपुट दे सकते हैं, उसकी आउटपुट क्या होगी। जैसे आप ये बोलोगे कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, उसमें आप इनपुट चाहे कुछ भी दो, आउटपुट इसकी इंटीजर आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट जो था, इसमें आप इनपुट चाहे कुछ भी दो, आउटपुट 0 से लेकर 1 ओपन में आएगी, है ना। तो वैसे ही अब हम आ चुके हैं सिग्नम फंक्शन पे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो इतना अकाल पड़ा, वो सोच रहे चलो सर सिग्नम नाम का फंक्शन ही आया। अबे ये कोई लेडीज फंक्शन थोड़ी है, है ना। वैसे ये लेडीज फंक्शन टाइप आप इसको बोल सकते हो, है ना। अभी समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मतलब फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, y बराबर या फिर fx बराबर sgn ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ठीक है। सुन रखा है तो वापस सुन लो, नहीं सुन रखा तो पहली बात ध्यान सुन लो। इसमें आप इनपुट मतलब डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब ये कैसे बिहेव करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। हाँ सर, अगर इनपुट पॉजिटिव हुई, आपने इसके अंदर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर रखा तो आउटपुट 1 आएगी। इनपुट अगर 0 हुई तो आउटपुट भी 0 आएगी। इनपुट अगर नेगेटिव हुई तो आउटपुट -1 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज सिग्नम ऑफ 35, व्हाट इज सिग्नम ऑफ -π, व्हाट इज सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाट इज सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मतलब इसका समझ में कहानी क्या है? इसकी कहानी यह है कि आप इनपुट अगर पॉजिटिव दोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इनपुट पॉजिटिव तो पूरे की वैल्यू
1। ये फंक्शन ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है ना। अगर इनपुट नेगेटिव तो वैल्यू -1। हाँ, नेगेटिव में आप चाहे यहां पे -π रखो, -½ रखो, -20 करोड़ रखो, कुछ भी रखो, उस पर फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव होते ही ये आंसर आएगा, है ना। सर ये वाली चीज आप देख सकते हो, हम जानते हैं कि ये वाली चीज क्या होती है सर, ये चीज होती है 0। तो जब इनपुट 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि x चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अरे भाई x का स्क्वायर +1, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या आएगा 1। सिग्नम फंक्शन समझ में आया आपको? तो 1 -1 0 1, ठीक है ना। तो इसी लगे हाथ अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज में 3 ही एलिमेंट है, -1 0 और 1। बस ये इसकी क्या है जी, ये हो गई आपके पास में रेंज, ठीक है, ये हो गई डोमेन, और ये वाली क्या हो जाएगी जी, रेंज। अब बात कर लेते हैं सर इसके ग्राफ की। बहुत ही मासूम सा फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो है सर वो ऐसा बनता है। किसका ग्राफ बना रहे हो सर? हम ग्राफ बना रहे हैं सिग्नम ऑफ एक्स का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे पार्ट में एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एक्स के लिए सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी 1। ये लाइन y बराबर 1 वाली होगी। कौन सी लाइन होगी? y बराबर 1। अच्छा, यहां पर आएगा होलो सर्कल, क्यों? क्योंकि जब आप x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर ये जो पूरा पार्ट है इसमें x नेगेटिव होता है, तो यहां पर इस पूरे की वैल्यू आएगी सर -1, ठीक है। तो ये वाली लाइन कौन सी है सर? ये है y बराबर -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम। कितने लोगों को बात समझ में आई कि सिग्नम का ग्राफ ऐसे बनता है? 0 पर वैल्यू 0, ऊपर और नीचे होलो सर्कल। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे उस पर 1 आएगी आंसर, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे उस पर आंसर -1 आएगा। एसएमजी, इजी, गुड एंड मासूम फंक्शन, बिल्कुल सही, सत्य वचन। आ जाइए, कहानी समझ गए आप इसकी कि कैसे बिहेव करता है। इनपुट पॉजिटिव आंसर 1, इनपुट नेगेटिव आंसर -1, और इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0 या आंसर भी 0। मान लो मैं आपसे कभी पूछूं कि सॉल्व दिस, कि सिग्नम ऑफ x² + 3x बराबर 1। क्योंकि अब आपने फंक्शन कैसे समझा वो डिपेंड करता है हर एक सवाल पे। वो कह रहा है कि सिग्नम की वैल्यू +1 कब आएगी वो बताओ। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंक्शन बोलती है कि सर इसका आंसर अगर आप 1 लाना चाहते हो तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर x² + 3x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ आंसर 1 आ जाएगा। 0 पे बराबर भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो ये लो सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर एक आ गया -3, ये आ गया 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लो सर। तो मतलब इस सवाल का जवाब देखना जरा कितना आया, -∞ से -3 यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी। खत्म। क्या बोलती है पब्लिक? आपने कैसे समझा? ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी दिमाग कर दिया शट ऑफ या स्विच ऑफ, लो भाई सर ये 1 के बराबर चाहिए तो ये भी 1 कर दो। अरे ये 1 क्यों कर दो? ये तो 2 भी हो सकता है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अधूरा या इनकंप्लीट जवाब आपको नहीं लिखना है ना। चलिए रफ कॉपी निकाल के रखिएगा। सिग्नम के कुछ बेसिक से सवाल आपके सामने आ रहे हैं, वो ये रहे जी। बम्पर है वैसे तो, सारे सवाल आपको बताने हैं ईमानदारी से, बहुत ही प्यार से। है ना, जल्दी। सिग्नम सबसे मासूम सबसे बढ़िया सर, एकदम हर एक जवाब, हर एक पार्ट का जवाब बहुत आसानी से सोच के बहुत अच्छे से दीजिएगा प्लीज। ठीक है। अब पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, वो बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ दिस। वापस इसका सॉल्यूशन बताइए। तो ये वाली पूरी क्वांटिटी, मतलब सिग्नम के अंदर कुछ लिखा गया, आंसर 1 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। क्या मैं स्टूडेंट ए बनकर इसको ऐसे कर दूं? सर इसको 1 कर देते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0 एंड 5/6। क्या ये सही है? कि वो बोल रहा है कि इस पूरे का जवाब 1 कब आएगा, तो ये ठीक है ना, मैंने इसको अंदर वाले को 1 बना दिया और ये लो। या फिर
या फिर मुझे इसके सॉल्यूशन पे ये बोलना चाहिए कि सिग्नम का जवाब 1 तब होता है जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो, मतलब 6x² माइनस 5x प्लस 1 पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी हो, है ना। बस अब इसको फैक्टराइज कर लो भाई, तो ये लो 6x² माइनस 6x प्लस x, सॉरी माइनस 3 और 2 करना पड़ेगा ना, है ना। तो मैंने इसमें से 3x कॉमन ले लिया, ये आ गया 2x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन लिया, ये आ गया 2x माइनस 1, तो ये आ रहा है जी 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड, एक का जवाब आ रहा है 1/3, एक का आ रहा है सर 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, ये रहा जी आपका आंसर, FNF डन। ये कौन है भाई 1/3 से इंफिनिटी बोल दे रहा है गजब है। 1/3 और 1/2 में से 1/3 छोटा होता है। अगला सवाल बहुत ही आसान, वो बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ सिग्नम, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। हमें यह पता है कि 2 की पावर में आप चाहे कुछ भी रखो, एनीथिंग, क्योंकि आप रख रहे हो 2 की पावर में, ये पूरा फंक्शन कहां है 2 की पावर में, 2 की पावर में कुछ भी रखोगे ये वाली पूरी चीज कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर ये पूरी चीज पॉजिटिव है तो सिग्नम भैया क्या बोलेंगे, आंसर इज 1, खत्म। हाँ, अब इसमें सर x की वैल्यू 0 रखें, 3 रखें, x की वैल्यू 1 या 2, काहे का 2 1, समझ के जवाब दीजिए ना भाई। अंदर वाला इनपुट पॉजिटिव, बाहर जवाब 1, आ जाइए वापस। जैसा कि सेट थ्योरी का ही आजकल प्रचलन है, अगर आपको जेई मेंस वालों से या जेई मेंस वालों को आपका नाम पूछना हो, ठीक है, तो भी वो सेट थ्योरी का यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, तो आपको बस ये देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। जानबूझ के सेट थ्योरी यूज की है, जल्दी से, जानबूझ के सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। इस सवाल को मैं डायरेक्टली भी पूछ सकता था, मैं आपसे पूछ सकता था कि सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या क्या आएंगी, बट उसने बोला कि एक सेट है जिसमें इसकी वैल्यू ली जाएंगी और x कोई भी रियल नंबर है, मतलब जितनी भी रियल नंबर हैं सारे इसमें पुट करो, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो सेट ए में आएंगी। आ जाइए भैया, तो मैंने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, एक बच्चा स्टूडेंट ए वो बोलता है इसका आंसर 1 आएगा हमेशा। मैंने पूछा 1 कैसे आएगा भाई, बोले सर जब x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। बेटा मॉड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, मॉड कभी कभी 0 भी हो जाता है। तो जी ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आप 3 लोगे, और x की वैल्यू अगर आप 3 को छोड़कर कुछ भी लोगे, 5 -1 -8 कुछ भी लोगे, तब इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू 0 भी आएगी जब x 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 - 3 का मॉड दैट इज 0 का मॉड 0, सिग्नम ऑफ 0 इज 0। तो मतलब अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में कौन कौन से लोग हैं, मतलब इसकी कितनी वैल्यूज आई सर, एक तो वैल्यू आ रही है इसकी 1 और एक आ रही है 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये कितने हैं, 2, तो इसकी वैल्यू तो होगी जो 2। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि P बिलोंग्स टू सेट ए, P का सम, मतलब वो ये बोल रहा है, जिन लोगों को नहीं पता प्लीज लिख लीजिए इस बात को, कि इस सेट में सेट ए में जितने भी लोग लाई करते हैं उन सबका सम, तो ये आ जाएगा 1 + 0 = 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी जी 1, तो 2 + 1 = 3। FNF लिखकर भेजिएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, कहीं पर भी सेट थ्योरी डाली जा सकती है, आपकी लैंग्वेज चैलेंजिंग बनाई जा सकती है। कितने लोगों को बात समझ में आई, अरे बोलो, समझ में आया। अगला डोमेन, चौथे की अगर हम बात करें तो सर वापस हम तो ये चाहते हैं कि डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा, तो सिग्नम ऑफ
x -1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और सिग्नम ऑफ x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, ये सिग्नम की वैल्यू 1 कब होती है? जब x -1 पॉजिटिव हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा डिफाइंड रहे तो इसकी तीन ही वैल्यूज हो सकती है, 1 -1 और 0। सर अगर इस पूरे की वैल्यू 1 बनी तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो मतलब हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कभी 1 ना बने, 0 बन जाए या -1 बन जाए वो चलेगा। ठीक है ना? तो जो आपको ऐसे सोचना भी सिखा रखा है कि पहले चेक कर लो डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर सर ये वाली चीज 0 मतलब ये 1, तो x -1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सिग्नम 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब x 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक तो आप ये बोल सकते हो x इज नॉट ग्रेटर देन 1, ये भी चलेगा, बट जनरली ऐसे इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखे होते, ऑप्शन किसी और फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ 1 से बड़ा कौन सा पार्ट है? 1 से बड़ा ये वाला पार्ट है। तो x अगर ये नहीं हो सकता तो x क्या हो सकता है वो बताओ ना। तो x सर 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसका जो आंसर है ये भी दे सकते हो आप, इसका जवाब ये भी दे सकते हो, और 1 पे क्लोज लगा रहा हूं क्योंकि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 से बड़ा नहीं होना का उल्टा सोचो, या तो 1 या 1 से छोटा। और वैसे भी अगर आपको 1 पे डाउट है तो x की वैल्यू 1 रख के देख लो ना। 1 -1 सिग्नम 0, तो 0 में से -1 गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है। ऐसे भी सही लिखा हुआ है, दोनों ही बातें सही है, बट ऐसा कहीं हमें ऑप्शन में नहीं दिखता। SMJ आ जाइए जी, बहुत मेहनत लग रही है भाई। अच्छा, कितने लोगों ने ये वाले सवाल देख रखे हैं पहले, ईमानदारी से बताना, या फिर ये नए सवाल है सारे के सारे आपके लिए? सोचिए सोचिए, पैरेलल में सोचते जाइए प्लीज, यहां पे आ जाइए। एक दो नहीं देखे ना, न्यू ही है, हाँ बना बना के लाए जा रहे हैं भैया सवालों को, न्यू, वेरी गुड, सॉल्व करो। यहां तक हो गया डोमेन, ये वाली बात करते हैं, मतलब अगले स्टेटमेंट को आपको ट्रू या फॉल्स जज करना है। बहुत बढ़िया, वो बोल रहे हैं सिग्नम ऑफ एक्स जो है उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स 0 ना हो, जब एक्स 0 हो तो वैल्यू 0 आएगी। एक बात बताओ सर, ये क्या फफूंद है? अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, व्हाट इज दिस, ये फंक्शन क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स 0 ना हो और जब ये एक्स 0 हो तो एक्स की वैल्यू 0। मान लो ये कोई नया फंक्शन आपके सामने मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो बोल रहे हैं कि यही फंक्शन सिग्नम के बराबर है ना, मतलब ये भी वैसे ही ऑपरेट कर रहा है, वैसे ही जवाब देगा जैसे सिग्नम देता है, मतलब सिग्नम पॉजिटिव पे 1, नेगेटिव पे -1 और 0 पर 0। तो 0 पर वैल्यू 0 आ रही है सर, वो तो हमें दिख रही है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 2, x की वैल्यू 2 मतलब 0 नहीं है तो आप यहां रखोगे, तो मॉड ऑफ 2 अपॉन 2, सर ये वैल्यू आ रही है 1। मैं आपसे पूछूं f ऑफ -3, तो कहां रखोगे, इसमें रखा जाएगा, तो -3 का मॉड अपॉन -3, ये वैल्यू आ रही है -1। f ऑफ 5, तो मॉड ऑफ 5 अपॉन 5, सर ये वैल्यू आ रही है 1। f ऑफ -10, तो सर ये आ रहा है -10 का मॉड अपॉन -10, ये आएगा -1। ध्यान से देखो, जब मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं तो आंसर 1 आ रहा है, जब मैं नेगेटिव नंबर रख रहा हूं आंसर -1 आ रहा है, 0 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, है ना। वैसे भी देख लो, अगर मान लो x पॉजिटिव हुआ, अगर x हुआ पॉजिटिव तो मॉड हटकर x अपॉन x बन जाएगा और ये आ जाएगा 1। और अगर मान लो x हुआ नेगेटिव तो मॉड कैसे ओपन होता है, माइनस साइन के साथ, और ये लो, मतलब सर पॉजिटिव पर 1, नेगेटिव पर -1, 0 पर 0। क्या ये सिग्नम की तरह बिहेव कर रहा है? तो आंसर इज सर यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। और ये सिग्नम को लिखने का ही दूसरा तरीका है, फॉल्स नहीं है जी, ट्रू है एकदम। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस बढ़ाइए। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देखते ही पता चल गया, ये अंदर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ध्यान से देखो ना क्या दे रखा है,
तुम ऐसे देख देख तक अगर डरने लगे तो भाई साहब तुम्हें जेई वाले तो सांस भी नहीं लेने देंगे। वो बोल रहा है 2 माइनस सिग्नम ऑफ। अब कुछ बच्चे इतने ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना ही है। बोले सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, मतलब खतरनाक काम होगा। x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन। कैसे? एक बात बताओ x चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 0 और -1। 1 हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मजा तो तब आएगा जब आप इस सवाल का जवाब मुझे इसकी रेंज बता दोगे। क्योंकि सर हम क्या चाहते हैं, पहले वापस इसको ध्यान सुनो, क्योंकि जब हम किसी भी डोमेन की बात करते हैं तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर ये 1 हुई तो 2 - 1 वो भी पॉजिटिव, 2 - 0 वो भी पॉजिटिव, 2 माइनस ऑफ -1 तो वो बन गया 3, तो ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं, नेवर नो, है ना। अब इसको ट्रू फॉल्स कौन, मैं रेंज पूछ रहा हूं इसकी। सर रेंज में देखो, ये अगर जब 1 होगा तो 1/√1, तो एक आएगा सर हमारे पास में 1/√1 मतलब 1। जब ये 0 होगा तो ये बन जाएगा 1/√2, और जब ये पूरा -1 बनेगा तो ये बन जाएगा 1/√3। तो रेंज में यही 3 एलिमेंट आएंगे जी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा 0 हो सकता है? हाँ सर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, बिल्कुल सही, 0 हो सकता है। क्या ये पूरा -1 हो सकता है क्या? अब सवाल खतरनाक हो गया। जनरली इसका जो जवाब है रेंज में, बच्चे ये बोल देते हैं कि सर जब ये 1 होगा तो 1/√1 बनेगा, दैट इज 1। जब ये 0 होगा तो 1/√2 बनेगा, जब ये -1 होगा तो 1/√3 बनेगा। ये 3 में आ गए। जब आप ये बोल रहे हो कि ये इसकी रेंज है, मतलब आप ये इंश्योर कर रहे हो कि ये पूरा -1 भी हो सकता है, मतलब ये वाली चीज नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो कोई ऐसा एक्स आपको पता है जिस पर ये नेगेटिव होता हुआ दिख रहा हो? बताओ। क्योंकि अगर मान लो ये नेगेटिव नहीं हो रहा, अगर ये नेगेटिव नहीं हो रहा तो ये कभी -1 भी नहीं बनेगा, और अगर ये कभी -1 नहीं बनेगा तो 1/√3 कभी नहीं बनेगा। तो ये आपका सही है कि नहीं, है ना। बोलो 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 बोलो। हाँ सर, ऐसी देख के बता दो ना यार, ऐसे थोड़ी हर बार सॉल्व करने जाओगे। जैसे एक बच्चे ने बोला हाफ, बिल्कुल सही। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आप इसमें x की वैल्यू हाफ रखते हो तो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट ये लो। सर ये पूरा नेगेटिव हो तो रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा तो 1/√3 भी बन जाएगा। फिर सर ये 0 कब बन रहा है? जब आप x की वैल्यू 0 रख दो। ये पॉजिटिव कब बन रहा है ये बताओ। सर जैसे आप 2 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी इंटीजर रखोगे उस पर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके रेंज के पार्ट है। आई होप हर एक सवाल में आप सोचना सीख रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही, 0.5 इज द करेक्ट। चलिए ठीक है ना। करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है ग्राफ, करेक्ट मैचिंग बतानी है सिग्नम के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ग्राफ किससे मैच कर रहा है। बहुत ही आसानी से, बेसिकली आपको यह बताया जा रहा है कि ये कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब 0 है, बस। इस तरफ आपके पास में 4 लोग हैं ABCD, इस तरफ PQRS 4 लोग हैं। बताओ कौन सा किसका सही ग्राफ है। और एक बार अगर बन जाए, वैसे ही देख के पता चल जाएगा लॉजिकली, है ना। ठीक है, लॉजिकली देखते ही पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है, होमवर्क दे दिया जाए। चलिए, तो ये वाला सवाल जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, करके आइएगा प्लीज। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर फंक्शन इस प्रकार लिखा जाए, सामने देखना, छोटा सा 5 या 10 मिनट और लूंगा, हाँ 15 मिनट ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले।
जहां पर ऐसा लिखा जाए a की पावर x, जहां पर a पॉजिटिव होगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 15 मिनट सभी के लिए जस्टिफाइड है, हाँ ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर रहा हूं, 15 मिनट सिर्फ, ताकि हम ये वाला फंक्शन पढ़ लें, अगली क्लास में आए तो हम लॉग पढ़ें फिर आगे बढ़े। ठीक है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके लिखकर भेजो, एकदम ओके है तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, जब वेरिएबल जो है वो पावर में बैठा हो, मतलब ये किस टाइप का है सर, दिस इज एनी कांस्टेंट टू द पावर x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते रहना, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू a बराबर 2 रख दूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर x, फिर मैं अगर a बराबर 3 रख दूं तो ये बन जाएगा सर 3 की पावर x, फिर मैं a बराबर अगर हाफ रख दूं तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर x, जिसको आप 2 की पावर -x भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल है, जहां पर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल बैठा है। अब सर इसकी डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन मतलब आप इसमें कौन कौन से x रख सकते हो। सिंस पावर में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, आप कोई सा भी x रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप डायरेक्टली इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ की भी दो वैरायटी बनती है, इसमें ग्राफ की भी दो वैरायटी बनती है, दैट इज ये वाला y बराबर a की पावर x और उसमें भी a 1 से बड़ा हो, मतलब इस प्रकार के लोगों का ग्राफ 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इस प्रकार के फंक्शंस की शेप आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ निकल के आता है जी ऐसा, 0 पर वैल्यू 1 आएगी और इधर ये -∞ तक जाएगा, इधर ये +∞ तक जाएगा। ये तब है जब a 1 से बड़ा हो। इन सबकी शेप ऐसी है, 2 की पावर x की ले लो, चाहे 3 की पावर x, चाहे 4 की पावर x। फिर से एक बच्चा जो पीछे बैठा है फिर सोच रहा है सर ग्राफ समझ नहीं आया, समझना नहीं है जी, याद करना है। ये ग्राफ की शेप ऐसी ही क्यों आई, ये हम एओडी में डिस्कस करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव, वेरिवेटिव, कॉन्केविटी, डबल डिफरेंशिएशन सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए क्या बोला, ग्राफ का एक इनसाइक्लोपीडिया तैयार कीजिए। आज के बाद कभी भी मैं 2 की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो ग्राफ ऐसा तुरंत बन जाना चाहिए। जब ये इधर जाएगा तो ये इसको टच करने की कोशिश करेगा, बट कभी एक्चुअल में टच कर नहीं पाएगा, ऐसे। ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ है, जब आपके पास ये पता चल जाए कि y बराबर a की पावर x और a जो है वो 1 से छोटा है परंतु 0 से बड़ा है, मतलब इस प्रकार के लोग, है ना, तो उनका जो ग्राफ होता है उनका बस ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो दो शेप आपके पास दिखाई दे रही है, दो शेप आपको दिखाई दे रही है, समझ में आएगी नहीं समझ में, एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर है ना। जिस लाइन को ये टच करने की कोशिश करता है उसको हम एजिम्प्टोट बोलते हैं, चाहो तो लिख लो चाहो तो मत लिखो, एजिम्प्टोट वी विल डिस्कस सेपरेटली इन एओडी। ठीक है, ये किस किस का ग्राफ की शेप होगी, एक काम करते हैं, ये हौच पौच कर रहा है, इसको हटाते हैं, साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हो, सारा इंफॉर्मेटिव पार्ट चल रहा है जी, है ना। ये आप बोल सकते हो दिस इज द शेप ऑफ y बराबर 1/2 की पावर x, या फिर जिसको आप 2 की पावर -x बोल सकते हो, 3 की पावर -x, 4 की पावर -x, इस प्रकार के लोग, उन सब की शेप ये है, इनकी शेप ये है, क्लियर है। अगर हम कंपेयर करें दो में, है ना, कंपेयरिंग मतलब अगर मैं दो ग्राफ्स में कंपेयर करूं कि 2 की पावर x और 3 की पावर x मुझे एक ही एक्सिस पे बनाने हो, कि 2 की पावर x और 3 की पावर x मुझे एक ही एक्सिस पे बनाने हो,
तो दोनों की शेप तो सेम है भाई, है ना। मान लेते हैं ये y बराबर 2 की पावर x है, तो जो 3 की पावर x होगा ना वो जीरो के बाद में इससे तो ऊपर लाई करेगा, बट जीरो के बाद में मतलब जीरो के राइट साइड में इससे तो ऊपर चला जाएगा, बट जीरो के लेफ्ट साइड में इससे नीचे आ जाएगा। और कोई पूछे कि सर इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। आप कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी डालो इसमें, मान लो आपने 1 पुट किया, तो 1 पे ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, 3 और 2 में से 3 बड़ा होता है। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो, जैसे आपने डाला -2, तो -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर -2 1/9, और -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर -2 1/4। कौन बड़ा है, तो सर ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है, मतलब 2 की पावर x वाला ग्राफ ऊपर लाई करेगा। ऐसे मुझे लिखकर भेजना। इसी में ही अगर मान लो मुझे 4 की पावर x का ग्राफ बनाना हो, तो 4 की पावर x का ग्राफ वापस जीरो के राइट में तो इनसे ऊपर लाई करेगा, इसके बाद में इनसे नीचे चला जाएगा, ऐसे। ठीक है भाई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 4 की पावर x। बस ये हल्का सा आइडिया आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करके देखनी है। और जीरो पर तीनों की ही वैल्यू 1 आती है, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। छोटी छोटी सी, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज। ऑल्दो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी तो सर हम जब से पढ़ते आते हैं, है ना, कि भाई साहब a की पावर x इंटू a की पावर y है तो a की पावर x प्लस y हो जाएगा, a की पावर x अपॉन a की पावर y है तो a की पावर x माइनस y हो जाएगा। ये सब चीजें हम जानते हैं सर ऑलरेडी, है ना। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये तो बहुत पुराने हैं, बचपन में, है ना। हाँ अच्छा, रेंज रहेगी क्या, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। डोमेन मैंने आपको बताई, इसकी रेंज रहेगी। चलिए जी, रेंज बताइए, यहीं पे बता दो। ग्राफ आपको बनवा दिया है तो मेरे ख्याल से रेंज आप बता सकते हो। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। आप देख सकते हैं कि आपने x जो है वो वेरिएबल, मतलब x जो वेरिएबल है वो पावर में बिठाया है, और ग्राफ ये बन के आया है, द पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड। तो y एक्सिस का इतना पोर्शन कवर हो रहा है सर, बट जीरो पर हॉलो सर्कल आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये ग्राफ कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, तो जीरो के लेफ्ट में और राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है, खत्म कहानी। तो रेंज क्या आई सर, ओपन ब्रैकेट जीरो से लेकर इंफिनिटी। रेंज क्या आई जी, ओपन ब्रैकेट जीरो से लेकर इंफिनिटी। चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, डोमेन ये और रेंज ये। हाँ, इसी को ही R प्लस बोलते हैं। R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। ओपन ब्रैकेट जीरो से इंफिनिटी। आ जाइए, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे ए की पावर में यहां पर कुछ भी रखें, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और व्हेन आई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब वो जो आपने ए लिया है वो पॉजिटिव भी है और नॉट इक्वल टू 1 है। समझ में आएगी नहीं समझ में? सर एक सिंपल सी कहानी, कभी कभी अगर हमें ऐसा दिखाई देता है कि ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई, ठीक है, वही ए पॉजिटिव भी है और ए नॉट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहां से बोल सकते हो कि x बराबर y। डायरेक्टली आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। कभी कभी इनइक्वालिटी बनती हुई भी आपको दिखेगी, ठीक है। इसमें जो, जैसे यहां पे तो इक्वालिटी लगी हुई थी, तो जो पावर्स के बीच में सिंबल है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इक्वालिटी वाला एज इट इज जब यहां पे लगाओ। बस यहां ध्यान रखना, दोनों तरफ क्या होता है सर, बेस सेम होना चाहिए। अब सर इसमें बस इतना सा ध्यान रखना कि पावर्स के बीच में दोनों तरफ ए की पावर एक्स ए की पावर वाई है, तो पावर्स के बीच में वही सिंबल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर ए 1 से बड़ा हो तो, और अगर ए 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। ये कब और ये कब, ये ध्यान रखना। समझ में कि अगर ये 1 से छोटे है ना, मतलब आपको ये दिखाई दिया
कि हाफ की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ की पावर y। तो पावर्स के बीच में एज इट इज इनइक्वालिटी मत लेना, ये ऐसे हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y। हाँ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर y, तब ये वाली चीज 1 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, है ना। हाँ, अगर ये a 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। लॉजिक भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब a 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। आप बोल सकते हो बड़े x पर बड़ी वैल्यू आएगी, इस पर बड़ी वैल्यू आएगी, इस पर छोटी आएगी। बट जब हाँ a 1 से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसा, तो आप ये बोलोगे सर छोटे x पर बड़ी वैल्यू आएगी, बड़े x पर छोटी वैल्यू आएगी। ये इसका लॉजिक है, जिसको इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक हल्का सा पॉइंट है याद रखने वाला इस पूरी प्रॉपर्टी में। चलिए भाई, अगला एंड द फोरमोस्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शनल रूल को कौन सेटिस्फाई करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स बराबर ए की पावर के एक्स, है ना। एंड दिस रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, अब तक कम से कम 7-8 बार ये यूज हो चुका है जेई मेंस में ही, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सर ये वाला रूल 100% यूज होगा। यूज होने का मतलब क्या है कि सर किसी भी सवाल में एक ऐसी फंक्शनल प्रॉपर्टी दे दी, किसी भी सवाल में ऐसी एक फंक्शनल प्रॉपर्टी आपको लिखकर दे दी, आपको पता होना चाहिए कि इसको ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता यही सेटिस्फाई करता है। मैंने कहा घबरा मत, इसी साल कैलकुलस के ही हम ये सब सॉल्व करना भी सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शनल रूल आपको दे दिया जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी सीखेंगे, घबराना मत। तब तक के लिए तो ऐसे समझ कि मैंने तुझे रटने के लिए बोला है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कितनी बार यूज हो चुका है सर? मैक्सिमम टाइम्स। तो 4 प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट 4 तो क्या, एक तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये एक्सपोनेंट बराबर करना आप जानते हैं। सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना। शाबाश। चलिए जी, एक छोटा सा सवाल बस, लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का जवाब तुरंत दें, क्योंकि सवाल की स्टार्टिंग में ही ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई रंग बिरंगी बात मैंने ये बिल्कुल नहीं बोली है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देख ले वो क्या लिखा हुआ है। और जब भी कोई आपको फॉर्मूला या कोई चीज याद करवाई जाती है तो उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर के क्या होगा, तो भाई साहब वो पॉलिनोमियल वाली चीज याद है जब आप ये बोलते थे, तो ये एन क्या होगा और ये प्लस और माइनस में से क्या आएगा, ये हम सवाल के गिवन डाटा पे जाकर सोचेंगे, समझ में? हाँ, तुम तो एक बार मान लो ना। हाँ, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने क्या माना, इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि सर फंक्शन तो ये है ए की पावर के एक्स, ठीक है। फंक्शन तो जो है वो पक्का यही है। मैंने कहा सत्य वचन भाई यही फंक्शन है, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसने ये क्या दे रखा है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आएगा एफ ऑफ 1, x की वैल्यू 2 पुट करूं तो एफ ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 3, ऐसे चलता जाएगा टिल इंफिनिटी, और ये दे रखा है 2 के बराबर। तो मुझे ये बताओ एफ ऑफ 1 क्या है, यहां पे आप 1 पुट करोगे सर a की पावर k। एफ ऑफ 2 क्या है सर, a की पावर k और उसकी पावर ये 2, ये आएगा सर a की पावर k और ये 3 टिल इंफिनिटी, और ये दे रखा है बराबर 2। कितने लोगों को ये एक इनफाइनाइट जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है कि अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टिल इंफिनिटी, क्या फॉर्मूला होता है सर? फर्स्ट टर्म होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए की पावर के एंड दिस इज इक्वल टू 2। बस सॉल्व कर लीजिए। तो ए की पावर के बराबर 2 माइनस ए की पावर के, सॉरी 2 माइनस 2 ए की पावर के, है ना।
ये इधर जाएगा तो दिस इज 3 a की पावर k। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? इन्फानाइट जीपी दिखी, मैंने फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r। कॉमन रेशियो भी मैंने लगा दिया है। a/1 - r ही होता है बेटा। कॉमन रेशियो भी a की पावर k ही है ना? बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो एक बार बताओ मुझे, a की पावर k कितना आ गया? सर 2/3 आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, तो हमारा जो फंक्शन है fx, ये ऐसे लिखा हुआ ना, a की पावर k की पावर x, ऐसे लिखा हुआ है। तो a की पावर k की जगह मैंने 2/3 पुट कर दिया, दिस इज 2/3 की पावर x। ठीक है एकदम। अब आ जाइए, उसने पूछा कि f(4) मतलब 2/3 की पावर 4 और f(2) मतलब 2/3 की पावर 2। पावर नेट कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर ऊपर कितनी बचेगी? 2, दैट इज 4/9। सिंपल सी कहानी है ना? अब कुछ लोग, अगर मान लो इसको स्टूडेंट बी इसको कई की बार ऐसे भी मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि सर fx बराबर k की वैल्यू 1 ले लेंगे, a की पावर x। यहां पर जीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a की पावर x माइनस 1/a की पावर x बराबर 2, है ना? तो सॉरी, जब आप जीपी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपने क्या किया, k की वैल्यू 1 ले ली, तो ये आ जाएगा a/1 माइनस a बराबर 2, और यहां से आपको a की वैल्यू जो है यहां से 2/3 दिखाई देगी। ठीक है ना? तो वो k की वैल्यू जो 1 ले रहे हैं ना, उनका आंसर भी यहीं जाकर लैंड करेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ऐसे किसी सीन में k को 1 नहीं लेना है भाई। ठीक है, आप ऐसे मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अपने आप हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आई? पूरी कहानी क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 70% जनता का सही जवाब है। और ऐसे सवाल रिपीट हो रहे हैं, समझ में आए? इसमें ये लिख लेना भाई, दिस इज रिपीटिंग। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। एक सवाल और, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जब आपकी बनी बनाई बात में हल्का सा चेंज किया जाए, ये मिसप्रिंट नहीं है, ध्यान रखना, तो आप सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका एक होमवर्क है बस, बाकी और कोई होमवर्क नहीं है। वैसे मुझे एक खतरनाक सा सवाल आपको देना था, आ जाइए, जैसे ये वाला सवाल है, ये आपका होमवर्क है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। डू इट बाय योरसेल्फ। हम पहुंच गए थे यहां तक, आई बिलीव। जिस बच्चों ने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स है, दोनों तरीके से, एनालिसिस एंड ग्राफिकल मेथड, रियली प्राउड ऑफ यू। जिनसे नहीं हुआ एक बार फिर ट्राई कीजिए। सर ये वो पॉलिनोमियल वाला सवाल, 0 पर 6, 1 पर 7, 2 पर 8, 3 पर 9, तो बताओ 4 पर क्या होगा? पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उस एक्सप्लेनेशन, वो जो न्यू टू मी सवाल करवाया था ना एक, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? वापस ये सेम उस प्रॉपर्टी पर बेस सवाल हो गया। 1 पर वैल्यू 3 आ रही है, आपसे f(1) से लेकर के ये दे रखा है, n की वैल्यू पूछी है। वापस से ये फिर से देख रहे हो कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, 2 बार। ठीक है, 45 वाला सवाल अभी तो आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, बिकॉज ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। और आ जाइए, 46 फिर से एक सेट थ्योरी का यूज किया गया है। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर दिख रहे हैं, बाहर ले जाना, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे करके आप कर लोगे। और ये कुछ लिखा हुआ है, सारा आपको सेट करना है। एंड दिस इज ए चैलेंजर प्रॉब्लम, 47 नंबर, आंसर ए है। खुद ट्राई करिएगा प्लीज। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इतने सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हो, इसमें डिब्बी का अमाउंट कहां तक पहुंच गया, 47 तक, बिकॉज ये चैप्टर अभी और पड़ा है। सर घबराए नहीं, अच्छे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रिलेशन फंक्शंस
कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, थोड़े बहुत सवाल ही ऐड कर पा रहा हूं मैं। ये तो होल्ड ही कर लो, बिकॉज इसमें तो क्लासिफिकेशन ही अगली एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। कैलकुलस कोर जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 डिब्बी 2.4 2.5 2.6 2.7 अब आप कंप्लीट कर सकते हैं जी। ठीक है, हाँ ना, चलिए ठीक है। और मैं आपसे इस बात की प्रॉमिस गारंटी आप बोल रहा हूं कि अगर आप डिब्बी मॉड्यूल के होमवर्क तक भी मेरे ख्याल से आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मॉड्यूल का होमवर्क आपको पीस वाइज बाद में अटेम्प्ट करना है, बट आप अगर डिब्बी क्लास नोट्स के सवाल बार बार रिवाइज कर लो अच्छे से, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस, मैं सोच समझ के ये बात बोल रहा हूं, और मैं बिल्कुल आपको ये मतलब ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम मॉड्यूल अगर कर पा रहे हो तो मॉड्यूल छोड़ दो। अगर तुम कर पा रहे हो, तरीका तुम्हें बताया था, कितने लोगों को तरीका पता है कि यस सर हमें क्या करना है। जैसे अब तक कितने लेक्चर हो गए हमारे, 13 लेक्चर हो गए। अब तक अगर आप करते मैट्रिसेस के सवाल 2-2 भी रोज, तो 13 × 2 26 हो जाते सर। 2-2 सवाल तो यार कोई बड़ी बात नहीं होती, लेके बैठे तो 2-3 तो हो ही जाते हैं। तो आप कहानी को समझिए प्लीज, ठीक है, हाँ ना। तो मॉड्यूल की आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती, कोई भी एक एक्सरसाइज तो निपटाई देते। चैलेंजर वाला सर आपने वादा कर रखा है आप डिस्कस करोगे, तो बस फिर और किसका इंतजार है। तो हम शीट्स का भी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप एक बार इस चीज पे होल्ड कीजिए, ठीक है, हाँ ना। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं आज तैयारी के साथ आया हूं। वाह वाह हो जाए एक बार, जल्दी, यस, शायरी हो जाए। एक कल ऐसे ही लिखते बैठे बैठे लिखी थी, और कहीं समझ में नहीं आया तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। चलिए ध्यान सुनिएगा प्लीज। मोटिवेशनल बिकॉज एवरीथिंग दैट विल वर्क इन फेवर ऑफ यू इज मोटिवेशन नाउ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शायरी और वीडियो वाले मोटिवेशन पे मतलब ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। सर हम किस मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहें कि गलती से अगर हम किसी पुराने चैप्टर की शीट, मॉड्यूल कुछ भी उठा लें, उस पे वो जो लगे हुए टिक है ना, वो हमें मोटिवेट करें कि भाई इतना काम कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा और बचा है। दैट इज द परमानेंट मोटिवेशन, ठीक है। ये हवा, ये जमीन, ये सितारे, ये हवा, ये जमीन, ये सितारे अभी इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे। समझ में? भगवान ने कुछ आपके हिस्से में भी जमीन, सितारे और हवा लिखी है, तो आपके हिस्से मतलब वो आपका वेट कर रहे हैं कि भाई तू कब चमकेगा। तो वैसा ही कुछ है। ये हवा, ये जमीन, ये सितारे अभी इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे। थोड़ा शांत हूं अभी कुछ दिनों के लिए, थोड़ा शांत हूं अभी कुछ दिनों के लिए, फिर सभी देखेंगे मेरी सफलता के नजारे। ठीक है, ये हवा, ये जमीन, ये सितारे अभी इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे। अभी शांत हूं कुछ दिनों के लिए, फिर ये सभी देखेंगे मेरी सफलता के नजारे। समझ में? तो बस फिंगर ऑन योर लिप्स एंड स्टडी टेबल पे फिक्स कर लो अपने हिप्स, कमरा बंद, शुरू। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कानो कान, घर में भी कि ये करता क्या है पूरे दिन। व्हेन आई से करता क्या है पूरे दिन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम गेम ही खेलने लग जाओ, पता चला मूवी देख रखे हैं, नहीं भाई। मतलब आपके फैमिली मेंबर भी सरप्राइज, अरे बोले तू IITian बन गया, 2 बार कंफर्म करे परिवार वाले लोग, रिश्तेदार तो मतलब पागल ही हो जाए उस दिन। समझ में आया? रिश्तेदारों को तो जा ही नहीं रहा हूं, घर वाले ही, पिताजी भी मतलब 2 बार ढूंढ रहे हैं। बोले सच में तेरा ही रिजल्ट IIT में हुआ है क्या? बोले हाँ बाबा। और तुम एकदम रिलैक्स कुर्सी बैठे हो, अरे बोले हाँ बाबा। ऐसे क्या करते हो? अपने बेटे पर या अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है। दैट इज द लेवल ऑफ हार्डवर्क आई वांट कि आप सब लोग करें। ठीक है ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ध्यान रखना। हवा में बातें नहीं करता हूं मैं कभी भी, ऐसा पॉसिबल है, कुछ लोगों ने किया है, तभी आपको गाइड किया जा रहा है। चलिए।